आज मैं एक ऐसा एनिमे कवर करने वाला हूँ जो देखना सबके बस की बात नहीं है। ये एनिमे के स्टार्टिंग में आपको लगा कि वाह ये एनिमे कितना क्यूट है, इसमें तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मॉन्स्टर्स है, ये सब है, ये तो बहुत अच्छा एनिमे है। लेकिन जैसे जैसे हम इस एनिमे के अंदर घुसेंगे वैसे वैसे आप लोग को मालूम पड़ा कि ये वाला एनिमे बहुत डार्क एनिमे है और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो इतना ओवर पावर्ड है कि आप लोग को मैं क्या बताऊं। तो ये एनिमे देखने के लिए रेडी हो जाओ, अपना टिश्यू पेपर लगे क्योंकि आप लोग को रोना भी पड़ सकता है और आप लोग को शॉक भी लग सकता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग अब इसके बारे में। सोचो कि एक दिन धरती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा छेद हो जाए और ये छेद इतना बड़ा हो कि इसके आसपास आके लोग रहने लगे और ये छेद डायरेक्टली लिंक करे अबिस के साथ। अबिस क्या होता है इसको आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसी जगह है जो कि डायरेक्टली नर्क से मिलती है और इस अबिस के अंदर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं और तो और बहुत सारी रेयर ट्रेजर होती है। अब तुम्हारे ग्रुप के लोगों का काम यह है कि उन्हें इसके अंदर जाना है और ट्रेजर बाहर निकालना है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इसके अंदर से एक लड़का बाहर आता है जो कि होता है द सन ऑफ द अबिस। अब ये बंदा नरक का राजा है। ये अब बाहर आके क्या करेगा और क्या कुछ होने वाला है इस एनिमे के अंदर, चलिए देखते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे दो मेन कैरेक्टर्स के साथ। ये दोनों छोटे बच्चे होते हैं और ये लोग यहाँ पे आए होते हैं अब इसके अंदर लेवल 1 पे खुदाई करने के लिए और यहाँ से चीजें लेने के लिए। तभी यहाँ पे ये लोग घूमते रहते हैं और ये लोग देखते हैं कि इनके पास कोई भी दूसरा इंसान नहीं होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पे जाएंगे और अच्छी खासी चीजें लेके यहाँ से निकल लेंगे। उसी वक्त ये लोग देखते हैं कि इनके सामने होती है एक लिफ्ट जिसको ये लोग गोंडोला बोलते हैं और ये लिफ्ट इनको लेवल 1 से लेवल 0 पे लेके जाता है जो कि होता है अब इसके ऊपर का एरिया। तो हमारी मेन कैरेक्टर ये चश्मिश लड़की जिसका नाम रिको होता है ये बोलती है कि अब सब लोग निकल चुके हैं तो हम लोग आराम से यहाँ पे लूट सकते हैं और अच्छा खासा ट्रेजर कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बोल के यहाँ से निकल लेती है और यहाँ से जाके चीजें खोदने लगती है। इसको बहुत सारा ट्रेजर मिलता है लेकिन एक ट्रेजर ढूंढते ढूंढते इसको एक आदमी की स्केलेटन मिलता है। तो उस स्केलेटन को देख के ये उसके आगे प्रेयर करती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे बहुत टाइम पहले खत्म हो चुके हो लेकिन आई होप कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद जैसी आगे बढ़ती है तो इसको दिखता है कि एक मॉन्स्टर रहता है जो कि एक इलेक्ट्रिक ईल के जैसे दिखता है और ये मॉन्स्टर इसके साथी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। तो ये क्या करती है, ये अपनी सीटी बजा के उस मॉन्स्टर को रोकती है और अपने पास बुलाती है। लेकिन फिर ये मॉन्स्टर उड़ के आता है और हमारी रिको को एक फटका मारता है और रिको एक और खाई में गिर जाती है और फिर वो देखती है कि उसका हाथ टूटा हुआ नहीं रहता है। फिर उसके बाद ये मॉन्स्टर रिको का पीछा करता रहता है और रिको वहां से भाग रही रहती है और ऐसे ही ये मॉन्स्टर रिको के पास पहुंच जाता है और उसे खाने वाला होता है। लेकिन तभी ही एक लेजर बीम वहां पे आता है और वो ये मॉन्स्टर के ऊपर पड़ता है और मॉन्स्टर खत्म होके नीचे गिर जाता है। फिर रिको उठ के आगे बढ़ती है देखने के लिए ये लेजर बीम कहां से आया। तो उसको दिखता है कि हर जगह के पेड़ भी जल चुके होते हैं और उसको एक लॉकेट मिलता है और लॉकेट लेने के ठीक सामने जब वो देखती है तो वहां पे एक लड़का गिरा हुआ रहता है बेहोश होके और वो लड़के के हाथ में एक सर्कल होता है जिसमें से लेजर की बची खुची चीजें दिख रही होती है। तो रिको समझ जाती है कि वो लेजर ये लड़के ने मारा है। उसके बाद रिको वो लड़के को उठाने की कोशिश करती है तो वो उठता नहीं है। तभी रिको नोटिस करती है कि जो लड़का होता है उसकी बॉडी ह्यूमन वाली नहीं होती है, उसके हाथ पांव मशीन के होते हैं और जो उसका फेस होता है वो एक अलग ही मटेरियल का बना होता है। फिर रिको बोलती है ये बच्चा आखिर यहाँ पे आया कैसे। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रिको और उसके साथ जो दूसरा चश्मिश बंदा होता है ये दोनों हमारे रोबोट बॉय को उठा के अपने सिटी के अंदर लेके आ रहे होते हैं। ये लोग मल्टीपल ट्रैवल वेज यूज करते हैं और पहुंच जाते हैं सिटी के पास। लेकिन जैसे ये लोग इनके ऑर्फनेज के पास पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनके सामने इनकी वार्डन बैठी होती है जो कि इनके बीच में खड़ी हो गई होती है। अब ये लोग वार्डन से बच के इस रोबोट बॉय को अंदर कैसे लेके जाएंगे ऐसा ये लोग सोच रहे होते हैं। तभी ये चश्मिश बॉय भाग के जाता है खिड़की के पास और खिड़की के पास एक छोटा बच्चा बैठा होता है। वो उसको बोलता है कि तू एक काम कर, वो बुक को नीचे फेंक दे और रोने की एक्टिंग कर तो वार्डन यहाँ पे आएगी, बुक तुझे उठा के दे देगी तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे। तो ये बच्चा ऐसे ही करता है और वार्डन सही में आती है बुक देने के लिए और ये चीज का फायदा उठा के हमारे तीनों बच्चे उस रोबोट बॉय को लेके अंदर घुस जाते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन इन टीचर इनको एक स्पीच देती है और तभी वार्डन यहाँ पे आती है और इनको बोलती है कि तुम लोग के गले में जो विसल है वो तुम्हारा रैंक बताता है। इस वक्त तुम्हारे पास रेड विसल है जो कि सबसे लोवेस्ट रैंक है, लेकिन ये विसल को तुम लोग को इम्प्रूव करना है अब इसके अंदर जाके नई नई चीजें कलेक्ट करने के बाद। लेकिन एक चीज और है, अब इसके अंदर से तुम्हें जो भी चीज मिले वो सब तुम्हें यहाँ पे जमा करना है, खुद के पास नहीं रखना है। ऐसा बोल के वो हमारी रिको के पास दिखती है और फिर रिको वार्डन को देख के एकदम से डर जाती है। उसके बाद उनका सर रिको से बात करता है और उनका जो सर होता है उसके गले में एक पर्पल कलर का विसल होता है जो कि ये बताता है कि इनका सर एक अच्छे रैंक पे है। फिर इसके बाद उसका सर रिको से पूछता है कि मुझे मालूम पड़ा कि कल तुम लोग के ऊपर एक रेड वाले डीमन ने अटैक किया था तो तुम लोग उससे कैसे बचे। तो रिको बोलती है कि असल में मैंने मेरा सीटी बजा के उस मॉन्स्टर को मेरे पीछे लगा दिया था। उसके बाद मैं भाग के गई और तभी अचानक से एक लाइट वहां पे आई। तो उसका सर बोलता है लाइट ही कहां से आई। तभी रिको खुद को रोकती है और बोलती है अरे बाप रे मैं ये क्या कर रही थी, मैं इसको रोबोट बॉय के बारे में बताने वाली थी। लेकिन वो खुद को रोक देती है और उसका सर वहां से निकल जाता है। फिर इसके बाद रिको जाती है अपने सर के पास और उनसे कहती है सर क्या आप मुझे थोड़ा डीप भेज सकते हो अब इसके अंदर। तो उसका सर बोलता है नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो बोलती नहीं मुझे एक व्हाइट विसल बनना है और मुझे मेरी मॉम के रैंक पे पहुंचना है। लेकिन तभी उसका सर उसको बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुम 400 मीटर तक भी गई तो भी तुम खत्म हो जाओगी। फिर इसके बाद रिको और बाकी सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि लोग जाएंगे रिको के रूम में और वो रोबोट बॉय को वापस से उठाएंगे। फिर उसके
बाद हमारी रिको हमारे रोबोट बॉय के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मारती है और उससे वो जल के उठ जाता है। फिर इसके बाद रिको हमारे रोबोट बॉय से बहुत सारा सवाल पूछती है और वो बोलता है कि मैं इन सब का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो रिको बोलती है हम लोग है ऑर्फनेज में और मेरे रूम के अंदर। तभी वो बोलता है यहाँ पे इतनी सारी टॉर्चर वाली चीजें क्यों है। तो एक बच्चा बोलता है कि असल में रिको को इस रूम में इसीलिए डाला है क्योंकि वो हमेशा मस्ती करती रहती है। इसके बाद ये बच्चे यहाँ पे बात करते रहते हैं, तब से वहाँ पे एक और लड़का आता है और वो बोलता है कि रिको तुमने जो अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज की उसकी वजह से पूरे ऑर्फनेज में अंधेरा हो गया है और अभी सर यहाँ पे ही आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे कांड तुम ही करती हो। तो फिर उसी वक्त बाकी सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इससे रोबोट बॉय को छुपाओ और कुछ भी करो लेकिन सर का अटेंशन यहाँ से गायब करो। तो रिको रोबोट बॉय के ऊपर एक कपड़ा रखती है और जाके डोर खोलती है और वहाँ पे उसका सर रहता है। उसके बाद उसका सर रिको के रूम में घुसता है और वहाँ पे छानबीन करता है, लेकिन उसे उधर कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ से रेक पता नहीं कैसे गायब हो चुका होता है हमारा रोबोट बॉय। फिर रिको का सर उसके टकले पे एक मुक्का मारता है और बोलता है कि तुम जरा ध्यान रखा करो चीजों का। तभी हम हमें दिखाते हैं कि जो हमारा रोबोट बॉय होता है वो अपने रोबोट आर्म के साथ हवा में झूल रहा होता है। उसके बाद रिको का सर रिको को लेके बाहर जाता है और बोलता है कि तुम्हें सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। तभी हमारा रोबोट बॉय वापस से नीचे आता है और बोलता है अच्छा तो मेरा एक हाथ है जो लंबा हो सकता है और मेरे पास एक मेटल वाला हेलमेट है। इस वक्त हमारे रोबोट बॉय को खुद को नहीं पता होता है कि वो कौन है और उसकी याददाश्त एकदम से गायब हो चुकी होती है। और फिर तभी ही रिको भाग के अपने रूम में वापस से आती है जिस वक्त हमारा रोबोट बॉय खुद को देख रहा होता है। तो रिको बोलती है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, मेरा सर मुझे पकड़ने वाला है। तो हमारा रोबोट बॉय रिको को पकड़ता है और अपने लंबे वाले हाथ से बाहर ग्रिप करता है और स्पाइडरमैन की तरह उड़ के बाहर निकल लेता है। फिर तभी ही रिको बोलती है कि अब से मैं तुम्हें रेक बुलाऊंगी और ये तुम्हारा आज से नया नाम होने वाला है। ऐसा बोल के वो रिको रेक को लेके वहाँ से कहीं पे जाती है, बोलती है कि मुझे तुम्हारे एक अच्छी चीज दिखानी है। और भाई ये सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ये एनीमे इस बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से ही देखने के लिए शुरू किया था। मैं बहुत टाइम पहले ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनता जब मैं मेरे वीडियो एडिट करता था और ये मुझे बहुत पसंद था। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक ये पूरे एनीमे में बजाने वाला हूँ। होपफुली इससे मुझे कॉपीराइट का कुछ इशू न आए, मगर अगर आ गया तो मैं ये म्यूजिक को निकाल दूंगा वीडियो में से। लेकिन आप लोग ये बैकग्राउंड म्यूजिक जरा सुन के देखना। रिको रेक को लेके जाती है एकदम से अबिस के करीब और ये म्यूजिक इतना वंडरफुल है मैं आपको क्या बताऊं। और उसी वक्त सुबह होती है और हर जगह पे से बादल गायब होते हैं, एक ब्यूटीफुल सीनरी देखने मिलती है हमें। और तभी रिको बोलती है कि देखो ये है हमारा सिटी और इसी सिटी में हम लोग रहते हैं और मैं तुम्हें मेरे सिटी में वेलकम करती हूँ। और उसी वक्त हमें ये लोग दिखाते हैं असली अबिस जो कि इस सिटी के बीचों बीच होता है। ये अबिस के आसपास लोगों ने अपने घर बना के रखे होते हैं और ये अबिस बहुत ही बड़ा और मैसिव होता है। और फिर तभी ही रिको बोलती है कि रे क्या तुम भूल गए कि तुम इस अबिस में से बाहर निकले हो, तुम शायद से इस अबिस के बॉटम में से बाहर आए हो, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक चीजें सिर्फ अबिस के अंदर जाती है, खुद से कभी बाहर नहीं आती, तो तुम एक मिरेकल हो। और उसी वक्त हमारा नरेटर हमसे बोलता है कि 1900 साल पहले अचानक से अर्थ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा छेद मिला था जिसे हम लोग अबिस कहते हैं। ये छेद कितना बड़ा है और कितना गहरा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है। इसके अंदर बहुत सारे अजीब से मॉन्स्टर्स है। एंड वेलकम टू द ग्रेट अबिस। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग का गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 तक सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो कर दो ना सब्सक्राइब पे। फिर इसके बाद हमें ये लोग बताते हैं कि अबिस के अंदर जाने से प्रॉब्लम क्या क्या होती है। तुम अबिस के जितना अंदर जाओगे उतना ही अबिस से वापस ऊपर आना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ का ग्रेविटी अलग है, वहाँ का एटमोस्फेयर अलग है और वहाँ की हर एक चीज एकदम से अलग है। तो पहले लेवल पे तो तुम्हें सिर्फ हल्का सा चक्कर आएगा, लेकिन तुम उसके नीचे गए सेकंड लेयर पे तुम पहुंच जाओगे, फिर जब तुम वहां से ऊपर आने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हेडेक होगा, तुम्हें उल्टी होगी और तुम्हें वीक फील होगा। और जैसे तुम फोर्थ लेयर पे पहुंच गए और वहां से ऊपर आने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत पेन होगा तुम्हारे बॉडी में। और तुम्हारे बॉडी में जितने भी छेद है, चाहे तुम्हारे आंखों का छेद हो गया, कान का छेद हो गया, नाक का छेद हो गया, और भी जहां जहां तुम्हें छेद है वहां सब जगह से खून निकलने लगेगा। और जैसे तुम 6th लेयर या उससे नीचे पहुंच जाओगे और उसके बाद तुम वहां से ऊपर आने की कोशिश करोगे तो तुम लिटरली एक ह्यूमन से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगोगे। या तो तुम पेड़ बन जाओगे या तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। ओ भाई ये अबिस तो बहुत ही अमेजिंग और डेंजरस है और इसी को कहते हैं अबिस का कर्स। तो ये सुन के हमारी रिको बोलती है कि इसका ये मतलब है कि जो हमारा रेग है उसके ऊपर ये कर्स काम नहीं करता क्योंकि ये डेफिनेटली अबिस के बॉटम में से आया है। तो अभी हम लोग रेक के मदद से अबिस की और छानबीन करेंगे। फिर इसके बाद ये लोग एक और बुक खोलते और बोलते हैं कि इसके अंदर हर एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में लिखा है जो भी हमें अबिस के अंदर से मिला है। तो वो लोग बोलते हैं कि इसमें एक बेल होता है और बहुत सारी चीजें हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर रेक के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमारी रिको बोलती है कि उसने रेक के बारे में लिख के रखा है कि रेक की बॉडी के ऊपर आग नहीं लगी है और उसकी जो स्किन है वो एकदम से स्मूथ है लेकिन वो कटती भी नहीं है। और ऐसी उसने रेक के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख के रखी है। फिर उसके बाद हमारे
चश्मिश बंदा बोलता है कि हमें इतना तो पता चल चुका है कि जो रेग है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये अबिस का, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे लोगों को पता चल गया रेग के बारे में तो वो लोग रेग को लेके जाएंगे और इसकी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और इसी तरह से शायद से रेग खत्म भी हो सकता है। फिर इसके बाद वो लोग बोलते हैं कल से हम लोग का फुल डे वाला क्लास स्टार्ट होने वाला है और हम लोग रेग को कहाँ पे रखेंगे, और हम लोग उसे तेरे रूम में तो रख नहीं सकते क्योंकि रूम की बार बार सफाई होती है और वो लोग पकड़ लेंगे रेग को। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रेग को नए कपड़े देते हैं और उसे ऑर्फनेज के अंदर एंट्री देते हैं ऑफिशियली। तो रेग फटे पुराने कपड़े पहन के आता है और बोलता है कि उसे भी एक केव रेडर बनना है जो कि केव में जाके चीजें ढूंढ के आएगा। तो इनका टीचर रेग से थोड़ा पूछताछ करता है। फिर इसके बाद उनका सर रेग से पूछा तुम्हारा ये हाथ ऐसा मेटल का कैसे है। तो रेग बोलता है कि असल में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो एक रैंडम आदमी ने मेरे ये हाथ के ऊपर फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज करके इसको ऐसा बनाया था। तो बोलता है अच्छा चलो ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। और ऐसे ही रेग एक स्टूडेंट बन चुका है यहाँ का। फिर हमें दिखाते कि रेग यहाँ पे हर एक काम करता है, झाड़ू पोछा मारता है, सब सामान करता रहता है और हर एक चीज करता रहता है। मीनवाइल वो रात में सोता रहता है हमारी रिको के साथ। और ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। रेग यहाँ पे कपड़े धोता है, खाना बनाता है, पढ़ाई लिखाई करता रहता है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि हमारी रिको एक आंटी घर पे बैठी होती है और वहाँ पे वो एक बायनोकुलर से देख रही होती है कि एक बहुत बड़े से ड्रैगन जैसे बर्ड के ऊपर छोटी छोटी चिड़ियाएं हमला कर रही होती है। उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि हमारी जो रिको और रेग होते हैं वो लोग एक व्हाइट विसल हॉबो नाम के बंदे के घर पे रहते हैं और ये होता है हमारे दाढ़ी वाले बाबा। ये बाबा असल में बहुत डीप जा चुके हैं और ये एक ऐसे लेवल पहुंचे जहाँ पे पेड़ उल्टे ग्रो होते हैं, झरने उल्टे फ्लो होते हैं और हर एक चीज उल्टी होती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिको अपने दोस्तों के साथ वहां से बाहर निकलती है और वो चश्मिश बंदा उसको बोलता है कि व्हाइट विसल्स के बारे में इतना फेमस क्यों है वो लोग यहाँ पे। तभी रिको बोलते हैं कि क्योंकि वो लोग सबसे डीप जाते हैं और वो लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आते हैं। व्हाइट विसल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक दिन मैं खुद व्हाइट विसल बनूंगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेलिक्स को बाहर लेके आऊंगी। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि कुछ दिन के बाद रिको और उसके सारे के सारे दोस्त लोग वापस से जाते हैं अब इसके अंदर छानबीन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ छोटा बच्चा और रेग रह जाते हैं और ऐसे ही 2 महीने हो चुके होते हैं और अब 3 दिन और बचे होते हैं रेग को उसके पहले मिशन पे जाने के लिए। और उसके गले में एक घंटी होता है, विसल नहीं। तो वो बोलता है कि 3 दिन के बाद ये घंटी निकल जाएगी और मुझे एक रेड विसल मिल जाएगा। तभी रिको यहाँ पे भाग के आती है और बोलती है कि रेग अभी हॉबो का स्क्वाड वापस से ऊपर आ रहा है और पूरे के पूरे सिटी के लोग उसको ग्रीटिंग देने के लिए रेडी हो रहे हैं, चलो तुम मेरे साथ। और उसी वक्त गोंडोला से ये लोग ऊपर आते हैं और तब एंट्री होती है व्हाइट विसल्स की। हॉबो यहाँ पे आता है और उसके गले में होता है एक ब्लैक विसल और उसके हाथ में एक व्हाइट विसल होता है। और तभी सब लोग बोलते हैं कि अरे उसके हाथ में जो व्हाइट विसल है वो असल में है लाइजा द अनाइलेटर का। ऐसा जैसे ही वो लोग बोलते हैं तो रिको एकदम से शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि लाइजा तो मेरी मॉम का नाम है और मेरी मॉम का विसल इसके हाथ में क्या कर रहा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि रिको की मॉम खत्म हो चुकी है? ओ भाई अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद हमें एक पपेट शो दिखाते हैं जहाँ पे हमें एक एक विसल के बारे में बताते हैं। बोलते हैं सबसे स्टार्टिंग में होता है रेड विसल, फिर आता है ब्लू विसल, फिर आता है पर्पल और उसके बाद आता है ब्लैक और इन सब के ऊपर लेजेंडरी व्हाइट विसल्स आते हैं। तभी वो लोग लाइजा के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि उसने 12 बार एकदम डेप्थ पे गई है और वहां से ऊपर आई है, इसीलिए वो सबसे लेजेंडरी व्हाइट विसल बन चुकी है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि होबो व्हाइट विसल देता है हमारी रिको को और बोलता है कि तुम उनकी बेटी हो इसीलिए ये विसल तुम्हें मिलने वाला है। और हाँ, ये व्हाइट विसल को तुम यूज नहीं कर सकती क्योंकि व्हाइट विसल सिर्फ वही यूज कर सकता है जो उसका हकदार होता है। तभी होबो बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक लेटर भी लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि रिको की मॉम की अब तक डेथ नहीं हुई है, वो जिंदा है। कि उनकी मॉम की डेथ हो चुकी है ये अब तक क्लियर नहीं है मेरे पास। फिर इसके बाद रिको अपने सर के साथ बैठ के बात करती है उसकी मॉम के बारे में। तो उसका सर बोलता है कि तुम्हारी जो मॉम थी वो एक व्हाइट विसल थी और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो हमेशा हेवीली ड्रिंक करती थी और लोगों से लड़ती रहती थी। वो लिटरली एक मशीन गन थी, इसीलिए उनका नाम था अनहाइलेटर। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। फिर उसके बाद उसका सर बोलता है कि तुम्हें वैसे भी पहले ही कर्ज लग चुका है अब इसका, क्योंकि तुम चश्मा पहनती हो। देखो तुम्हारी आंखें एकदम बराबर है, तुम्हें हर एक चीज क्लियरली दिख सकता है, लेकिन तुम्हें चश्मा पहनना पड़ता है क्योंकि तुम्हें अगर तुम चश्मा न पहनो तो तुम्हारा हेडेक होने लगता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और तभी इसका सर रिको को उसके मॉम का बैक स्टोरी बताता है। बोलते हैं कि जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी तुम्हारे साथ, तभी उनको एक इंपॉर्टेंट मिशन पे अब इसमें जाना पड़ा, जो मिशन 10 महीने तक चला और उसमें तुम्हारे डैड की डेथ हो गई। तुम्हारे डैड एक ब्लैक विसल थे और उनका नाम था टॉर्का। तभी उसका सर बोलता है कि तुम असल में अबिस के अंदर पैदा हुई थी। तभी उसका सर बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम अबिस में से वापस कैसे आई? तो बोलती है कैसे? तो वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने वहाँ पे यूज किया था कर्स रिपेलिंग वेसल, जिसके अंदर उसने तुम्हें रख के वहाँ से वापस लेके आई। वहाँ पे से वो आने के लिए सारे के सारे टीम मेंबर्स उसके खत्म हो गए, सिर्फ एक टीम मेंबर और बचा था। उसके पास ऑप्शन था कि वो तुम्हें वापस से बचा के लेके आए या तो वो ग्रेट बेल को लेके आए, लेकिन उसने ग्रेट बेल को छोड़ दिया और वो तुम्हें बचा के ऊपर लेके आई थी। तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती थी। ये सब सुनने के बाद रिको बहुत खुश हो जाती है और वो आराम से मस्त डांस करते करते घर की सफाई कर रही होती है। तभी रिको का सर वहाँ पे आता है और रिको को बोलता है कि रिको तुम वो सील डॉक्यूमेंट रीड कर सकते जो लेटर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो रेग और रिको दोनों ही भाग के जाते हैं वो लेटर रीड करने के लिए और ये लोग द अल्टीमेट लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे पहुंचने के बाद उन लोग को दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे पेपर रहते हैं जिसके अंदर हर एक नई नई चीज लिखी होती है और नए नए मॉन्स्टर्स और रेलिक के बारे में लिखा होता है। ये सब देख के रेग और रिको दोनों को शॉक लगता है। फिर वहाँ पे एक पेपर होता है जिसमें असल में रेग की ड्राइंग बनी
बनी होती है और उसके बगल में एक लेटर होता है और वो लेटर पे लिखा होता है कि अबिस के बॉटम पे मैं तुम्हारा वेट कर रही रहूंगी। ओ भाई, तो इसका ये मतलब है कि रिको की मॉम एक्चुअली जिंदा है अभी। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रेग, रिको और बाकी सारे बच्चे एक साथ बैठ के वो लेटर पढ़ रहे होते हैं। तभी रिको बोलती है कि वो उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अभी नेदर वर्ल्ड के बॉटम पे जाएगी। तो ये सुन के ये बंदा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, और इसी में इन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हमें बताते हैं कि जो हमारी रिको होती है उसकी मॉम के पेपर्स में लिखा होता है कि 5th लेयर पे उनको एक ऐसा चीज दिखा था जो कि एक पानी के मॉन्स्टर के डेड बॉडी के जैसा, उसके 7 पैर थे और वो एक स्कॉर्पियन के जैसे दिख रहा था। इसके बाद उनको 6th लेयर पे एक ऐसा मॉन्स्टर दिखा जो कि एकदम बारिश वाला मॉन्स्टर था और उसकी बॉडी पूरे अंडों से बनी हुई थी। और 7वें लेयर पे उनको जो मिला था वो था हमारा रेग के जैसे दिखने वाला एक ह्यूमनॉइड बच्चा जो कि कब से उसकी तरफ देख रहा था। ये बच्चा कौन था ये उसकी मॉम को भी नहीं पता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि रेग का पहला दिन होता है कैंपिंग करने का और वो यहाँ पे जाके केव रीडिंग कर रहा होता है। तभी उसको एक स्क्विशी चीज मिलती है और वो पूछता है ये चीज क्या है। तो बंदा बोलता है ये एक रेलिक है, लेकिन ये टाइम पास वाला रेलिक है, इसका इतना कुछ इफेक्टिवनेस नहीं है। फिर रेग और कुछ छानबीन करता है, उसको ये वाली चीज बहुत सारी मिलती रहती है। तभी उसको वहाँ पे एक स्कल मिलता है तो वो देख के वो डर जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिको ऐसी उदास होकर खुदाई कर रही होती है। फिर उसके बाद रेग अपने दोस्त के साथ वापस से ऊपर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि ये होता है अब इसका कर्ज जो कि उसकी बॉडी की हालत खराब कर रहा होता है। मीनवाइल रात के टाइम पे रिको, रेग और बाकी सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो लोग अब इसके अंदर कैसे जाएंगे। तभी रेग बोलता है कि तुम्हारे साथ मैं भी अब इसके अंदर जाऊंगा क्योंकि मुझे जानना है कि मैं आखिर आया ही कहां से हूं और तुम्हारी मॉम को जो वो सिलोवेट दिखा था वो किसका था। तो ये सब सुन के हमारा ये ब्राउन बाल वाला बंदा थोड़ा भड़कता है रिको के ऊपर, बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी रिको बोलती है कि मुझे जाना है और रेग बोलता है कि मैं रिको के साथ जाऊंगा। तभी रिको रेग को हक करती है और रिको के नाक से शेमबुड रेग के ऊपर लग जाता है और ये सीन बहुत ज्यादा सादा ही फनी होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये ब्राउन वाला बंदा रिको को बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी मॉम नीचे तुम्हारा वेट नहीं कर रही है, उनका वेसल ऊपर आया है, इसका ये मतलब है कि तुम्हारी मॉम खत्म हो चुकी है, तो रिको तुम वहाँ पे मत जाओ। ये सब सुन के रिको और ये छोटा बच्चा रोने लगते हैं और रिको वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये छोटे बंदे ने, चश्मिश बंदे ने एक मैप ला के रखा होता है जो कि उसने वार्डन के रूम से चोरी किया होता है। तभी वो बोलता है कि देखो अब इसके अंदर से लोग ऐसे ही लेटर्स ऊपर भेजते रहते हैं और वो सब लेटर हमको मिलते हैं। कोई भी बंदा जो भी मतलब 2nd लेयर तक पहुंच गया और वो अगर रेड विसल का रहेगा तो उसके पीछे हम लोग किसी को भी हेल्प करने के लिए नहीं भेजेंगे, और जो भी बंदा 6th लेयर तक पहुंच जाता है वो तो कभी ऊपर आता ही नहीं है, भले ही वो एक व्हाइट विसल ही क्यों ना हो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रेग, चश्मिश बॉय और रिको तीनों ही रेडी हो रहे होते हैं भागने के लिए अबिस के अंदर। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं कि रेग इन लोग को एक एक करके नीचे डिसेंड करेगा और फिर यहाँ से ये लोग भागेंगे। उसके बाद रेग रिको को नीचे उतारता है और फिर रेग हमारे चश्मिश बॉय को बोलता है कि मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम तब तक थोड़ा टाइम में आना। ऐसा बोल के रेग जाता है एक एक करके सब लोग से मिलने के लिए। वो छोटे बच्चे से मिलता है और उसको बाय बोल के वहाँ से निकलता है। वो निकलने वाला होता है कि तभी वहाँ पे उनके सर आते हैं और बोलते हैं कि रेग तुम क्या कर रहे हो। तो रेग बोलता है कि मैं बस वॉशरूम में जा रहा था। ऐसा बोल के वहाँ से अपनी जान बचा के भाग लेता है, लेकिन तभी उनका सर रेग को एक थपकी मारता है और उसके बाद रेग को बोलता है रेग तुम रिको का ध्यान देना। ऐसा बोल के वहाँ से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि तीनों के तीनों बच्चे एक ब्रिज के पास मिलते हैं और इन लोग को एक स्पेशल जगह पता रहती है जहाँ से ये लोग निकल सकते हैं। तभी यहाँ पे ये ब्राउन बाल वाला बंदा आता है और बोलता है कि मेरे को ये रास्ता पता है। ऐसा बोल के ये इनको यहाँ से लेके जाता है अब इसके अंदर पहुंचने के लिए। तो ये लोग चल के जाते हैं और तभी रिको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ कर दे, तुमने मुझे कल रात को भले ही जो भी बोला मैंने उस सब पे तुमको माफ कर दे क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ऐसा बोल के लोग यहाँ पे मस्त आराम से बात करते करते निकलते हैं और ये लोग एक अंधेरी जगह के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद ये लोग वेट करते हैं नीचे जाने का, लेकिन जाने से पहले रेग अपने जेब में चीजें चेक करता है और उसको वहाँ पे एक चीज मिलता है जिसको देख के वो शॉक हो जाता है। मीनवाइल हमारा ब्राउन बाल वाला बंदा रिको को देख के कुछ बोलने के लिए रेडी होता है। वो बोलता है रिको आए, रिको आए, रिको आए, वो ऐसा बोलता रहता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तभी रिको उसको देख के रोने लगता है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, भले ही हम लोग अलग भी हो जाए लेकिन हम लोग हमेशा जुड़े हुए रहेंगे इस अबिस की वजह से, हम लोग कभी भी एक दूसरे के बारे में नहीं भूलने वाले। तो इस सीन में रिको और ये बंदा दोनों ही रो रहे होते हैं। असल में मुझे पता है ये बंदा रिको को आई लव यू बोलने वाला होता है लेकिन वो बोल नहीं पाया और तभी रिको इसको बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग वापस से कभी ना कभी पक्का मिलेंगे। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। फिर उसके बाद रेग रिको को पकड़ता है और वो डिसेंड करता है अबिस के अंदर इस एंट्रेंस से और ये होता है इनका फाइनल गुड बाय। अब हमारे दोनों के दोनों बच्चे अबिस के अंदर घुस चुके हैं। फिर नीचे पहुंचने के बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिको अपनी नींद से उठती है तो उसको दिखता है कि वो एक केज के अंदर बंद है जो कि असल में रेग ने अपने हाथों से बनाया होता है और ये उसने एक ट्रैप बना के रखा होता है ताकि कोई भी उनके पास आए तो रेग और रिको उठ जाए और वहां से भागने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद ये लोग यहाँ से उठते हैं और निकलते हैं। रिको यहाँ से भाग के जाती है तो वो देखती है कि वो लोग असल में होते हैं फर्स्ट लेयर पे, वो भी एकदम एज पे अबिस के, और वो लोग होते हैं 820 मीटर्स के दबे जो कि बहुत ज्यादा होता है। रिको बोलती है कि उसका सपना था कि उसको 400 मीटर तक पहुंचना है लेकिन वो ऑलरेडी 800 मीटर पे है और अब तक उसको सिर्फ 100 मीटर तक जाने की ही अनुमति दी गई है। तो बोलती है तो बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा बोल के वो एकदम से खुश होती है। तभी उनको भूख लगता है तो वो लोग बोलते चलो हम लोग कुछ खाने के लिए ढूंढते। तो रेग हमारा पानी में कूद के एक मछली पकड़ता है और रिको उस मछली को पकाती है और ऐसे ये लोग मछली पका के उसका सूप बना के खा रहे होते हैं। तभी रेग देखता है कि रिको के हाथ में एक क्रिस्टल होता है। वो
क्रिस्टल असल में एक ऐसा क्रिस्टल होता है कि जो हमेशा अबिस के पास ही पॉइंट करे। तुम उसको कितना भी चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, वो हमेशा अबिस के पास ही पॉइंट करेगा। तो रेग वो चीज को चेक करके वापस से रिको को देता है। तो रिको उससे खेल रही होती है कि उसके हाथ से वो चीज उड़ के पानी में गिर जाती है। तो रेग उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज पानी के अंदर गिर के अबिस में घुस जाती है। तो रिको रोने लगती है। तो फिर रेग उसको थोड़ा शांत करता है और उसको वो एनवेलप पकड़ाता है। जैसे वो ये एनवेलप खोलती है रिको, तो उसके अंदर देखती है कि उसके अंदर पूरा का पूरा मैप बना होता है और जो भी उसकी मॉम ने लिखा होता है वो सबका सब लिखा होता है। तो वो बोलती है ये तुम्हें किसने दिया? वो बोलता है मुझे नहीं पता, शायद से ये हमें लीडर ने देखे रखा है, हमारे जो उनका सर होता है। तो उसके अंदर एक और लेटर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हम लोग तुम्हें शाम में आने वाले हैं पकड़ने के लिए, तो तुम लोग जितना अंदर भाग सकते हो भाग के दिखाओ मेरे को। तो ये लेटर पढ़ के रिको एकदम टेंशन में आती है और ये लोग रेडी होते हैं वहां से भागने के लिए। फिर रेग वापस से अपने हाथ से लटक के नीचे जाता रहता है रिको को लेके और ये लोग और नीचे नीचे जाते रहते हैं। तभी रिको गलती से पैर रख देती है एक ट्रैप के ऊपर और उनके पीछे आता है एक स्पाइडर वाला मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी ही रेग अपने अटैक से उसको पकड़ता है और वहां से भागने की कोशिश करता है और रेग वहां से भाग लेता है और ये मॉन्स्टर उनको छोड़ देता है। उसके बाद रेग और ये लोग आगे निकलते रहते हैं और चलते रहते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिको की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि वो पहली बार इतना डेप्थ में आई होती है। लेकिन चलते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं सेकंड लेयर के एंट्रेंस के पास और ये होता है द फॉरेस्ट ऑफ टेम्पटेशन। रिको बोलती है कि अगर हम लोग इसके अंदर घुस गए तो हम लोग को वो लोग पकड़ने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि रेड विसल्स अगर सेकंड लेयर में गए तो उन लोग को नहीं पकड़ना, क्योंकि वो लोग एक तरह से खुद को खत्म कर रहे हैं। फिर रिको ऐसी बैठ जाती है, बोलती चलो अभी अच्छा है हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, अभी हम लोग को बस थोड़ा नीचे ही जाना है, ठीक है। ऐसे बोल के वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी ही रेग नोटिस करता है कि उनके पास कोई तो एक बंदा आ रहा है। वो बोलता है कि हमें कोई तो पकड़ने के लिए आ रहा है, लगता है हमें पकड़ने वाला ग्रुप यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसा बोल के वो लोग भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उतने में ये लोग बहुत दूर भागते हैं। इनको लगता है ये लोग बच गए, लेकिन ये लोग बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनके सामने वो बंदा आ जाता है और ये बंदा कोई और नहीं होता है हमारा स्क्वायर दाढ़ी वाला बंदा मिस्टर हॉबो। ये यहाँ पे आके बोलता है कि ओ तो तुम हो रेग, है ना। ऐसा बोल के ये रेग को पकड़ता है और उसको टेस्ट करने लगता है। बोलता है कि तो तुम ही वो एकदम स्पेशल वाले रेलिक हो। वेल रिको तुम तुम्हारी मॉम के जैसे ही हो एकदम से। तभी हमारा मिस्टर हॉबो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम लोग को पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि तुम्हारे दोनों दोस्तों ने मेरे पे आकर रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ लेयर नंबर 2 तक जाने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और तो और मुझे रेग को देखना था कि ये कैसा वाला रेलिक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया था। ऐसा बोल के इनसे बात करता है, बोलता चलो अभी मैं तुमको लेके चलता हूँ। लेकिन तभी रिको बोलती कि नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा फाइनल लेसन है जो हमारे लीडर ने हमें करने के लिए बोला है। तो वो उसको लेटर और वो नोट पकड़ा देती है। तो वो पढ़ता है और बोलता है ठीक है, अगर ये तुम्हारा लेसन है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें अकेले जाने की अनुमति देता हूँ। ऐसा बोल के वो उनको एक दवाई देता है और थोड़ा खाने की चीजें देता है। बोलता है कि तुम्हें ये दवाई अपने पास रखनी चाहिए और ये खाना खा लेना। ऐसा बोल के मिस्टर स्क्वायर बॉय वहां से निकल लेता है। लेकिन निकलने के पहले वो बोलता है कि तुम लोग को एक बात ध्यान में रखना है, जहाँ पे तुम लोग जा रहे हो सेकंड लेयर के अंदर वो सेफ जोन, वो जोन की केयर टेकर है लाइजा की दोस्त ओडिन। ओडिन वही बंदी है जिसने तुम्हारी जान बचाई तुम्हारे मॉम के साथ। ये दोनों व्हाइट विसल ही एक साथ ऊपर आए थे तुम्हें लेके, तो तुम जरा ओडिन से बच कर रहना वो क्योंकि थोड़ी खड़ूस है। फिर उसके बाद वो रेग को बोलता है रेग और रिको, ऐसा बोल के उन दोनों को हक करता है, बोलता है तुम दोनों प्लीज अपना ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों प्लीज वापस से ठीक से यहाँ पे आ जाना। ऐसा बोल के वो उनको छोड़ता है और वहां से निकल लेता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे रिको छोटी होती है और वो मिस्टर स्क्वायर बॉय के साथ बचपन में खेल रही होती है। मिस्टर स्क्वायर बॉय इनको बाय बोल के निकलता है और हमारा रेग अपने हाथ को डिसेंड करके धीरे धीरे नीचे उतर रहा होता है और ऐसे ये लोग पहुंच चुके होते हैं सेकंड लेयर के अंदर। अब ये लोग होते हैं फॉरेस्ट ऑफ टेम्पटेशन में। अब ये लोग ऊपर वापस से नहीं जा सकते हैं और तो और इन लोगों ने इनका लास्ट लेसन कंप्लीट कर दिया और इनका लीडर अब इनका पीछा नहीं करने वाला है। तभी यहाँ पे एक अजीब सी चिड़िया उड़ के आती है और ये यहाँ से साइड में निकलती है। तभी रिको इसको बोलती है कि अभी हमें यहाँ से भागना चाहिए वरना ये चिड़िया हम लोग को छोड़ेगी नहीं। फिर यहाँ नीचे सेकंड लेयर पे पहुंचने के बाद रिको और रेग दोनों ही चलते रहते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं बहुत सारे जंगल के पास। यहाँ पे रिको रेग को बोलती है कि देखो ये सब जो भी प्लांट्स है ये सब बहुत ही अमेजिंग प्लांट्स है और ये सब अबिस के एक इंसेन प्लांट्स में से एक है, इनका नाम है अमागिरी। ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी रेग को सुना देता है किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज। तो वो रिको को बोलते हैं रिको तुम मेरे साथ चलो, कोई तो मुझसे हेल्प मांग रहा है। तो ये लोग जब भाग के जाते हैं तो इनके पास इन्हें देखने के लिए मिलता है कि रेड और व्हाइट कलर का बर्ड जैसा मॉन्स्टर एक इंसान की बॉडी को खा रहा होता है और ये इंसान होता है एक पर्पल विसल वाला। तो इसको देख के रेग बोलता है कि मैं इस बंदे को बचा सकता हूँ, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर अपना मुंह इनको दिखाता है और इसकी 3 आंखें होती है। तो रिको बोलती है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, ये एक ट्रैप हो सकता है क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है इसके पास ये एबिलिटी है कि ये जिस भी इंसान को खाता है ये उसकी आवाज निकाल सकता है। तो शायद से ये मॉन्स्टर हम लोग को आवाज देते रहे। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि वो जो आदमी था वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और उसकी बॉडी के ऊपर कीड़े भी लग चुके हैं। लेकिन तभी ऐसा एक और मॉन्स्टर उड़ते हुए आता है और वो रिको को पकड़ के वहां से निकल लेता है। तो रेग एकदम से टेंशन में आता है, लेकिन रेग अपने वेपन से उसके ऊपर हमला करता है तो दूसरा वाला बर्ड वहां पे आके उसको रोक देता है। रेग ऐसे वापस से हमला करता है लेकिन वो बर्ड वहां पे आके रेग को वापस रोकता है और वो बर्ड रिको को लेके ऊपर ऊपर उड़ता रहता है। तो जैसे ही रिको ऊपर जाने लगती है तो उसके मुंह से उल्टी निकलने लगती है क्योंकि वो अबिस के अंदर ऊपर जा रही है। मैंने पहले ही कहा था कि अबिस के अंदर नीचे जाना आसान है लेकिन ऊपर आना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी बॉडी साथ नहीं देगी। तो रिको बेहोश होने लगती है। मीनवाइल बहुत सारी बर्ड्स रेग के ऊपर हमला करने लगती है और तभी रेग देखता है कि वो सारी की सारी बर्ड्स रिको को खाने वाली होती है। तो रेग बोलता है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे करता है और वो उसके हाथ से वही लेजर बीम मारता है और वो एक सिंगल अटैक में यहाँ पे मल्टीपल बर्ड्स को खत्म कर देता है। और ये वाला अटैक इतना एपिक होता है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। इस अटैक से रेग
रेग ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद रेग भाग के जाता है और हमारी रिको को पकड़ लेता है, लेकिन रिको इस वक्त बेहोश रहती है। उसके बाद रेग देखता है कि उसका जो हमला था उसने पूरे एरिया को जला दिया है और वो तब सोचता है कि अगर मैंने ये अटैक रिको के ऊपर किया होता तो रिको भी खत्म हो सकती थी। फिर इसके बाद रिको अपने नींद से उठती है और रिको रेग को बोलती है कि रेग तुम्हारा अटैक तो बहुत खतरनाक था। ऐसा बोल के वो देखती है कि रेग ने कितना खतरनाक डिस्ट्रक्शन किया होता है। फिर वो बोलती है हम तुम्हारे ये अटैक का नाम रखेंगे इंसिनरेटर। फिर इसके बाद रिको बोलती है कि रेग अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो तो तुम इस अटैक को अपने विल पे यूज कर सकते हो। ऐसा बोल के वो रेग से बात कर रही होती है कि रेग उतने में बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि वो थक चुका होता है ये अटैक मारने के बाद। फिर इसके बाद रेग सपना देखता है कि वही बर्ड असल में रिको को खा रहा है, तो ये सपना देख के रेग उठ जाता है डर के मारे। इसके बाद रिको रेग को बोलती है कि उसकी नोटबुक ऊपर ही छूट गई है और अभी उसके पास नोटबुक नहीं है। तो वो सोच रही है कि वो नोटबुक में उसने जो लिख के रखा था वो सब किसी को भी अभी कभी मालूम नहीं पड़ेगा। वो उसके अंदर और बहुत सारी चीजें लिखने वाली थी, लेकिन वो नोटबुक पीछे छूट चुके तो अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद ये लोग बैठ के मस्त खाना खाते हैं और खाने में ये लोग खाते हैं उसी बर्ड की बॉडी को। तो रेग बोलता है कि रिको हम लोग उसी बर्ड को खा रहे जिसने इंसान को खाया था, तो क्या तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही? तो रिको बोलती है कि नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, हम लोग बस ये समझ सकते हैं कि वो जो इंसान यहाँ पे खत्म हो गया हम लोग उसकी बॉडी को अपने बर्ड के थ्रू खा रहे हैं और हमें उससे पावर मिल रही है अब इसके अंदर जाने के लिए, इसीलिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद रेग और रिको और नीचे उतरते हैं और वो लोग चलते रहते हैं उनके एडवेंचर पे। इनको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है और ये लोग इनका एडवेंचर करते रहते हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं सेकंड लेयर के मिडल पार्ट पे, जो कि होता है द इन्वर्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पे हर एक पेड़ और हर एक चीज उल्टी होती है और सारा का सारा वाटरफॉल भी उल्टा जा रहा होता है। तो यहाँ पे हवा बहुत तेज होती है तो रेग अपना हाथ को यूज नहीं कर पाता है। उसके बाद रिको को बहुत ठंड लगती है तो रेग उसके ऊपर अपना आर्मर डाल देता है ताकि उसको गर्मी लगे। फिर ऐसे ये लोग बात करके आगे बढ़ते रहते हैं कि यहाँ पे इनको दिखता है कि बहुत सारे बंदर आते हैं और ये सब बंदर इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तो रेग रिको को पकड़ के वहां से भागने लगता है और ये बंदर उनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हवा बहुत तेज होती है, इसी वजह से रेग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दूर गिर जाता है रिको के साथ। फिर रिको रेग को लेके जाती है, आगे बढ़ती रहती है। तभी हमें दिखाते हैं कि एक लड़की इन लोग को देख रही होती है एक टेलीस्कोप से और ये लड़की की आंखें होती है ब्लू कलर की और तो और इसका वेसल भी होता है ब्लू कलर का। तो ये बोलती है कि मास्टर क्या मैं इन लोग को ऊपर ले लूं क्योंकि ये लोग हमारे सेफ जोन में आ रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे रिको और रेग चल के जा रहे होते हैं सेफ जोन के पास। तभी इनको दिखता है कि जो ये सेफ जोन है वो असल में अबिस के एकदम वीक पॉइंट पे, जहाँ पे अबिस की पावर एकदम से कमजोर है और ये लोग पहुंच जाते हैं सीकर कैंप के पास। तभी रिको बोलती है कि अरे वो कैंप पे कोई भी बंदा लिफ्ट को नीचे क्यों नहीं कर रहा है? रेग तुम एक बार चेक कर दो। रेग अपना हाथ ऊपर मारता है पकड़ने के लिए और तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और ये बंदा कोई और नहीं, ये होता है द व्हाइट विसल ओजन, जो कि एक फीमेल इंसैनिटी होती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये जो ओजन होती है वो रेग का हाथ वापस से छोड़ देती है और बोलती है कि अच्छा तो लाइजा की बेटी और ये बंदा यहाँ पे वापस से आ चुके हैं। उसके बाद लिफ्ट नीचे आता है और रेग और रिको लिफ्ट में चढ़ के ऊपर जाते हैं, लेकिन रिको की हालत वापस से खराब होती है क्योंकि ये लोग वापस से अब इसमें ऊपर जा रहे होते हैं। तो रिको जैसे ही ओजन से मिलते तो पहले रिको उसको थैंक यू बोलने वाली होती है, लेकिन तभी वो उल्टी करने लगती है। तो उसके बाद ओजन उनको देख के बोलती है कि लाइजा की बेटी और ये रोबोट, ये बंदे वापस यहाँ आ ही गए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिको ओजन के साथ बैठी होती है और वो उसको थैंक यू बोलती है कि उसने रिको की जान बचाई जब रिको पैदा हुई थी और तो और वो रिको को यहाँ तक लेके आई थी। उसके बाद रिको अपना वेसल देती है उनको और बोलती है कि ये मेरी मॉम का वेसल है। फिर ये लोग थोड़ी बातें करते हैं। फिर तभी ही रिको ओजन को बोलती है कि भले ही मैं एक रेड वेसल हूँ लेकिन देखो ये मेरी मॉम ने मेरे लिए लेटर लिखा था और इसीलिए मैं अब इसके एकदम अंदर जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि मेरी मॉम मेरा वेट कर रही है कि नहीं। तो ओजन बोलती है चलो ठीक है तुम तुम्हारा काम करो, मैं तुमसे कल बात करूंगी, फिलहाल तुम मेरी मेड से बात कर सकती हो। तभी यहाँ पे ये मेड आती है जो कि एकदम बलून के जैसी दिखती है और ब्लू कलर की इसकी आंखें होती है, तो मैं इसको ब्लू बलून बोलने वाला हूँ। ब्लू बलून यहाँ पे आके इन दोनों को एक एक ब्लू विसल देती है। तो क्या इन लोग का रैंक अप हो गया? नहीं। ओजन इनसे बोलती है कि मैं तुम लोग को ब्लू विसल थोड़े टाइम के लिए देते रही हूँ ताकि यहाँ पे जो और लोग आए कैंप पे सेफ्टी लेने के लिए मैं उन लोग को जवाब ना दूं कि यहाँ पे रेड विसल क्या कर रहे हैं, तो तुम लोग थोड़े टाइम के लिए ब्लू विसल को कैरी करो। इसके बाद हमारी ब्लू बलून इन लोग को पूरा घर दिखाती है कि पूरा घर असल में पेड़ का बना होता है और ये कैंप में बहुत सारी पेड़ की चीजें होती है। फिर वो उनको उनके रूम में लेके जाती है और बोलती है रूम बहुत बड़ा है, तुम ये रूम में रुक सकते हो। तो रिको जाती है नहाने के लिए और तभी ही रेग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हमारी ब्लू गर्ल से। वो उसको ये नहीं पूछता कि तुम्हारे जो सर पे हेड बैंड है उसके ऊपर 2 पॉकेट क्यों बने हुए हैं और तुम्हारे स्कर्ट में भी हर जगह पॉकेट क्यों बने हुए हैं, ये सब नहीं पूछता है। वो उससे पूछता है कि तुम एक लड़का हो कि लड़की। तो ये सुन के हमारी ब्लू बलून एकदम से शॉक हो जाती है। मीनवाइल रिको नहा के बाहर निकलते और वो इनसे पूछते कि अरे यार यहाँ पे कोई टॉवल है कि नहीं। तो ये लोग शर्मा के रिको को एक टॉवल और नए कपड़े दे देते हैं। तब तक रेग भी नहा के निकल आता है। फिर यहाँ पे ये लोग मस्त खाना खाते हैं और खाना खाते खाते बातें करते रहते हैं। तभी रिको और रेग इससे पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो हमारे एज की और तुम एक ब्लू विसल कैसे बन गई। तो वो बोलती है कि असल में मैं भी एक ब्लू विसल इसीलिए हूँ क्योंकि मैं मास्टर ओजन की एक अप्रेंटिस हूँ। मीनवाइल हमारी रिको यहाँ पे सारे के सारे रेलिक्स देख रही होती है और उसको इन सब में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमारी ब्लू बलून इनसे बोलती है क्या तुम लोग मेरे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे उम्र के लोग यहाँ पे आए हैं, वरना यहाँ पे जो भी आते हैं वो लोग बुढ़े और बड़े बड़े लोग होते तो मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता है। तभी रिको उनसे कहती है कि नहीं ब्लू बलून मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरी मॉम से जाके मिलना है। तो बोलती ठीक है, तो हमारे पास लगता है कि सिर्फ आज ही का दिन है तो हम लोग मिलजुल के बहुत बातें करेंगे। ऐसे बोल के रात को वो लोग सो रहे होते हैं, लेकिन तभी ही रिको की नींद खुलती है और उसको सुसु करना होता है। तो वो निकलती है सुसु करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो घूमते घूमते घूम जाती है इस घर के अंदर। लेकिन उसी वक्त उसको एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और वो चल के उसके पास आ रहा होता है। रिको इसको देख के एकदम से डर जाती है और वो वहां से भाग के निकलने लगे। फिर वो अपने रूम में घुस के रेग के बिस्तर पे घुस के उसके साथ सो जाती है। फिर सुबह के टाइम पे हमें दिखाते हैं कि रिको ने अपने बिस्तर पे ही
सुसु कर दिया होता। तो रैग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है रिको तुम तुम्हारे बिस्तर पे सोई हुई थी, लेकिन तुमने सुसु मेरे बिस्तर पे कैसे कर दिया? आई मीन एक क्वेश्चन में दम तो है। तो रिको उसको पूरी स्टोरी बताती है, बोलती है कि उसको रात को सुसु लगी थी, तो वो सुसु करने के लिए बाहर गई, तो तभी उसको वहाँ पे एक भूत टाइप मॉन्स्टर दिखा, तो वो उससे डर के भाग के यहाँ पे आ गई और वो रैग के बेड में सो गई, और इसीलिए वो सुसु नहीं कर पाई थी और उसने सुसु यहाँ पे गलती से कर दिया। तो रैग बोलता है चलो ठीक है, ऐसा बोल के रैग एकदम टेंशन में था। तभी यहाँ पे ओजन आती है और वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो रिको बोलती है प्लीज मुझे माफ कर। तो ओजन बोलती है हाँ चलेगा। उसके बाद रिको उससे पूछती है कि आप मुझे ये बताइए कि रात को मैंने किस चीज को देखा था? तो वो बोलती है अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के तीनों बच्चे ओजन के साथ चलते हैं, और तभी वो चलते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मॉम का ये विसल और ये लेटर कहाँ ढूंढा था? तो वो बोलती है कहाँ से? तो फिर हमारी ओजन बोलती है कि मैंने इसको 4th लेयर पे ढूंढा जहाँ पे सारे के सारे व्हाइट फ्लावर्स होते और वहाँ पे एक ग्रेव था, वो था तुम्हारी मॉम का ग्रेव, और मुझे ये वहीं पे मिला था। तो हाँ तुम्हारी मॉम खत्म हो चुकी है और अभी तुम्हें नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें लेटर मिला है वो लायक की हैंडराइटिंग है भी नहीं। ऐसा बोल के वो हमारी रिको को एकदम से डरा दे रही थी, और फिर वो एक मॉन्स्टर के आवाज में बोलती है तो अब तुम क्या ही करोगी बताओ मुझे बेटी? तो ये सुन के हमारी रिको बोलती है कि मुझे अभी भी नीचे जाना है क्योंकि मुझे जानना है कि रैग असल में कौन है। तो वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम चलो मेरे साथ। ऐसा बोल के वो उसको अपने सीक्रेट चेंबर में लेके जाती है, और अब इस चेंबर के अंदर क्या होने वाला है वो एकदम इंसेन होने वाला है। इस चेंबर के बीचों बीच होता है एक व्हाइट कलर का क्यूब। फिर इसके बाद हमें बताते हैं कि जो ये अबिस वाला वर्ल्ड है इसके अंदर सबसे टॉप लेयर पे आते हैं व्हाइट विसल्स, और उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्हाइट विसल है उसका नाम है ओजन द अनमूवेबल। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है फिजिकल स्ट्रेंथ में। तो अब ओजन क्या करने वाली है ये सब किसी को नहीं पता। यहाँ पे ये बच्चे लोग बात कर रहे होते हैं मिस्टर हॉबो से, और इन्हें मालूम पड़ता है कि 50 साल से ओजन को किसी ने हराया नहीं है, और ओजन के पास बहुत सारे खतरनाक रेलिक्स भी है। मीनवेल ओजन यहाँ पे इनको लेके आती है क्यूब के पास और बोलती है जो क्यूब है ये असल में कोई नॉर्मल क्यूब नहीं है, ये है एक ग्रेड 2 का रेलिक, और ये है या तुमने सही समझा है ये वही डिब्बा है जिसके अंदर हम लोग तुम्हें लेके आए थे। ये है द कर्स रिपेलिंग वेसल। और ऐसा बोल के वो वेसल खुलता है और वो वेसल के अंदर एक एंट्रेंस बन जाता है। तो ये देख के रिको एकदम से शॉक हो जाती है। तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता है ये असल में क्या है? हमें लगता था कि कर्स रिपेलिंग वेसल एक ऐसा वेसल है जो कि सारे के सारे कर्सेस को रोक के रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम किसी को भी डाल देंगे उसके ऊपर कर्स पड़ेगा अब इसका। लेकिन 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 इसमें एक और स्पेशलिटी है, अगर तुम इसके अंदर किसी के कॉर्प्स को या किसी की डेड बॉडी को डाल दो तो उसके अंदर जान वापस से आ जाती है। कल जो तुमने वो अजीब सा मॉन्स्टर देखा था वो असल में एक मरा हुआ कॉर्प्स था जिसको मैंने इसके अंदर डाल के रखा था। वो मैंने डिनर के लिए बनाया था और मैंने उसको इसके अंदर डाल के चेक कर रही थी कि वो सही में काम करता है कि नहीं। इस चीज को तुमने मुझे दिया है। यस रिको, जब तुम पैदा हुई थी तब तुम ऑन द स्पॉट खत्म हो चुकी थी और ये बात तुम्हारी मॉम को नहीं पता थी, तो मैं तुम्हें उठा के इस कर्स रिपेलिंग वेसल के अंदर डाल दिया और मैं तुम्हें ऊपर लेके आ रही थी। उस वक्त मुझे खुद को नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही हम लोग एक एक करके लेवल पार करते गए वैसे वैसे तुम्हारे अंदर जान आने लगी, और तब मुझे मालूम पड़ा कि रिको तुम जिंदा नहीं हो, तुम एक डेड ज़ॉम्बी जैसी बन चुकी हो। व्हाट? इसने तो पूरा प्लॉट को ट्विस्ट कर दिया। और इस वक्त ओजन बहुत खतरनाक दिखती है और हमारी रिको एकदम से खौफ में होती है। ओजन उसको बोलती है कि अब तुम कितने टाइम तक जिंदा रहोगी ये सब मुझे नहीं पता है, तुम एक बार पहले ही मर चुकी हो और मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। वेल, तुम्हें एक चीज और पता है, जब मैंने वो कल वाले खाने को जिंदा किया था तो वो और तुम दोनों में सेम चीज हो रही थी। तुम दोनों के दोनों अब इसके एकदम सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम भी एकदम बॉटम पे जाने की कोशिश कर रही हो। तो तुम कब तक ऐसे ही चलती रहोगी मरी हुई बॉडी? और उसी वक्त रैग यहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम अभी रिको से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। ऐसा बोल के रैग ओजन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन ओजन रैग का हाथ पकड़ते हुए बोलती तुम भी तो अबिस में से आए हो, तुम्हारी खुद की बॉडी कितनी वीक है। उसी वक्त रैग अपने हाथ को लंबा करके पीछे भागता है ओजन से बच के, और रैग का हाथ कांप रहा होता है। तभी ओजन चल के जाती है रैग के पास और बोलती है अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ठीक करने वाली हूँ, तुम्हें तोड़ तोड़ के मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को बेचूंगी। तभी हमारी ब्लू गर्ल जो की होती है हमारी ब्लू बलून, ये रोने लगती है और बोलती है प्लीज मैम आप ऐसा मत करिए, मैं जाके देख के आती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। तभी वो बोलती है कि नहीं, तू तो इधर ही बैठेगी और तू देखेगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। उसी वक्त रैग अपने हाथों से हमला करता है ओजन के ऊपर, लेकिन ओजन रैग के हाथ तोड़ देती है और बोलती है ये सब चीज का मुझ पे कुछ असर नहीं होने वाला है। ऐसा बोल के वो रैग को उसका हाथ वापस ही देती है। फिर वो रैग को पकड़ती है और उसको पकड़ के पटकने लगती है। वो रैग को जमीन पे मार मार के जमीन तोड़ देती है, और ये सब देख के हमारी रिको और ब्लू बलून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन रैग बोलता है कि बहुत दुख रहा है, मुझे ऐसा मत करो। उसी वक्त रिको भाग के जाती है और बोलती है प्लीज रैग को मत मारो। तभी ओजन एक चुटकी बजाती है और रिको को एक उंगली से टच करती है और रिको उड़ के जाती है और दीवार में ठुकती है और उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है, और हमारी ब्लू गर्ल ये सब रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। मीनवेल रैग अपने आप को बचा के भागता है रिको के पास और वो देखता है कि रिको की हालत बहुत खराब है। फिर रैग बोलता है कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ऐसा बोल के रैग अपने हाथ से अपने इंसिनरेटर को ऑन करता है। वो बोलता है कि अगर मैंने इंसिनरेटर को यहाँ पे ऑन किया तो ये पूरी एरिया जल जाएगी, तो मुझे इसे पतला करना है और पावरफुल करना है। ऐसा बोल के वो अटैक करने वाला होता है ओजन के ऊपर कि ओजन रैग का हाथ पकड़ के रिको के ऊपर रखती है और बोलती है अब मारो इसके ऊपर। लेकिन तभी रैग अपना लात मार के अपने हाथ को डायरेक्शन चेंज करके हवा में करता है और पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद रैग हमला करता है ओजन के ऊपर और ओजन जाती है दीवार पे लगती है, लेकिन फिर ओजन खड़ी होती है और उसके हाथ रिवील होते हैं। उसके हाथ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चीजें होते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये सब बोलते हैं 1000 मैन पेजेस, और यही वो चीज है जिसको मैंने मेरे हाथ में 120 बार डाल के रखा है, जिस वजह से मुझे ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसा बोल के वो अपना ड्रेस पहनती है और वो रैग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर आराम से हमला करूंगी। ऐसे बोल के वो रैग को पकड़ते और रैग को डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है। उसी वक्त रिको अपने नींद
से उठते हुए बोलती प्लीज तुम रैग को छोड़ दो, लेकिन ओजन रैग को पकड़ के मारना स्टार्ट करती है। रिको बोलती कि देखो मुझे चलेगा कि मैं एंड तक पहुंचने पहले खत्म हो जाऊं, लेकिन तुम रैग को मत खत्म करो, रैग मेरे लिए सब कुछ है। ओजन ये सब नहीं सुनते हुए रैग को जमीन पर पटकते और उसको लात मार मार के तोड़ती है। रैग यहाँ पे फुल पेन में होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि रैग वापस से अपने नींद से उठता है और ओजन उसको टकले पे ठोक ठोक के उसको उठा रही होती है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ पे होते हैं। तो रिको भाग के जाती है रैग के पास और उसको जाकर रोती है। तभी रैग अपने नींद से उठता है और बोलता है कि अरे बाप रे, हमने रिको को वापस से अकेला छोड़ दिया था। तभी यहाँ पे बंदे लोग आते और बोलते हैं अच्छा तो तुम ही रैग हो ना, चलो अच्छा है कि तुम उठ गए। मीनवाइल हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि ब्लू गर्ल ने इन दोनों लोग को यहाँ पे बुलाया होता है रैग और रिको की मदद करने के लिए। तभी ओजन हमको बोलते कि उसने यहाँ पे टेस्ट किया था रैग और रिको का और यहाँ पे वो उन लोग के ऊपर सच में हमला नहीं कर रही थी। मीनवाइल वो जाने के पहले ये भी बोलती कि मैं असल में तुम लोग को टेस्ट इसीलिए कर रही थी ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुम लोग स्ट्रांग हो कि नहीं नीचे जाने के लिए, और मुझे मालूम पड़ गया कि तुम लोग स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं हो, तो तुम लोग को मैं ट्रेनिंग दूंगी। मीनवाइल रिको, मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारी मॉम अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब मुझे ये सब उनके ग्रेव पे मिला तो उनके ग्रेव के अंदर कोई नहीं था। हाँ, तुम्हारी मॉम लाइजा अभी भी जिंदा है और वो तुम्हारा वेट कर रही है, तो तुम जाओ और उनसे मिलो। ऐसा बोल के यहाँ से निकल लेती है। लेकिन भाई ये ओजन बहुत ही खतरनाक दिखती है। यहाँ पे लिटरली रैग, रिको और हमारी ब्लू बलून रो रहे थे ओजन को देख के। उसके बाद हमें एक बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे ओजन मिलती है हमारी लाइजा से, जो कि होती है रिको की मॉम। उससे वो बहुत टाइम पहले मिलती है। रिको की मॉम इस वक्त बच्ची होती है और वो रेड विसल होती है। वो ओजन को बोलती है कि ओजन मैं भी तुम्हारी तरह एक व्हाइट विसल बन के तुमसे बड़ी बन जाऊं। फिर ऐसे कुछ टाइम पास होता है और लाइजा एक ब्लैक विसल बन जाती है। लाइजा इस सीन में बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। वो ओजन के पीछे पड़ती है और उसके बाल बहुत लंबे होते हैं और वो ओजन को अपना मास्टर बोलती है। मीनवाइल यहाँ पे ओजन वापस से अबिस में नीचे उतर रही होती है रैग और रिको के साथ। वो बोलती है कि मैं तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली, अब से 3 हफ्ते के बाद यहाँ पे कुछ और लोग आने वाले हैं, तो मुझे तुम्हें उस टाइम के पहले ट्रेन करना है। ऐसा बोल के वो उनको लेके जा चाहती है एक जंगल के पास। बोलती है यहाँ पे अबिस की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है लेयर 2 के लिए, तो तुम लोग को यहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग करना है। 10 दिन तक तुम लोग को सर्वाइव करना है, लेकिन चाहे कुछ भी तुम लोग वो पिलर को क्रॉस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार तुमने वो पिलर को क्रॉस किया तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एनर्जी और तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए तुम लोग को इधर ही रहना है और यहाँ पे 10 दिन तक सर्वाइव करना है। और हाँ, तुम तुम्हारा इंसिनरेटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने उसको यूज किया तो तुम 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाते हो और उस टाइम में मैं तुम्हें कितना भी मारू कुछ भी करूँ तुम उठ नहीं सकते। और अगर तुम 2 घंटे के लिए बेहोश हो गए तो रिको को यहाँ पे कोई नहीं बचा पाएगा। तो तुम्हें 10 दिन तक यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है और मैं 10 दिन के बाद आऊंगी तुम लोग से मिलने के लिए। आई होप तुम लोग जिंदा रहो, क्योंकि इसके बाद की जर्नी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। और एक चीज और, अब इसके लोग तुम्हारे ऊपर मर्जी नहीं दिखाने वाले हैं। फिर इसके बाद जब ओजन यहाँ से निकल जाती है तो उसके बाद रिको और रैग दोनों ही अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो रिको बोलती है कि उसे प्यास लगी है, तो वो एक पानी के सोर्स के पास जाती है और वो एकदम से पिंक कलर का पानी का सोर्स होता है। तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे जाके पानी लेने के लिए घुस जाती है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। तो हमारा रैग भाग के रिको को बचा लेता है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के अपना कैंपिंग कर रहे होते हैं। वो लोग अब अपना घर बना रहे होते हैं, खुद के लिए खाना बना रहे होते हैं और ऐसे ही बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। देखते देखते ये लोग तीसरे दिन पे पहुंच जाते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि ओजन और तो और उसके साथ ये जो बुढ़ऊ होता है ये लोग बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं कि ताकि वो लोग हर एक चीज सही से कर रहे हैं कि नहीं। मीनवाइल यहाँ पे रैग के पीछे एक बहुत बड़ा सा हिप्पो जैसा लायन पीछे पड़ जाता है और वो रैग के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन रैग की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बच्चे प्लान बनाते हैं कि वो लोग उस बुल को पकड़ेंगे और उसे पकड़ के खाने वाले हैं। तो इसके लिए रिको लेके आती है उस बुल का पट्टी और वो पट्टी से वो उसको पकड़ती है। तभी ही रैग वहाँ पे आके अपने हाथों से उसको पूरी तरह से ट्रैक कर देता है और फिर ये लोग उस बुल को मार देते हैं। तो ये सब देख के हमारी ओजन को याद आती है रिको की मॉम की। कैसे रिको की मॉम भी ऐसे ही थी जो हमेशा कुछ न कुछ ऊट पटांग चीजें करके अपना काम कर लेती थी, क्योंकि तभी बुढ़ो ने बोला होता है कि एक से भले 2 लोग होते हैं। तो उसे याद आता है कि कैसे रिको की मॉम कहती थी कि जब से वो ओजन के साथ आई है तब से उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। उसके बाद ओजन को याद आता है कि कैसे उसने जब रिको को उस क्यूब के अंदर लेके जा रही थी वो ऊपर, उसी वक्त रिको की मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब वो सोचे कि उसे वो क्यूब को वहीं पे छोड़ देना चाहिए और वहां से उसको रिको की मॉम और तो और उस बेल को लेके ऊपर जाना चाहिए अब इसके। लेकिन उसी वक्त जैसे ही वो उस क्यूब को छूती है तो उसके अंदर रिको की बॉडी वापस से जिंदा हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि अरे बाप रे, अब मेरे को एक और जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो थोड़ी खुश भी होती है और थोड़ी टेंशन में भी आती है। फिर इसके बाद बच्चे लोग उस बुल को खा लेते हैं और ऐसे ही देखते देखते उनके 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो लोग खुद से आते हैं इस कैंप के पास और यहाँ पे हमारी ब्लू बलून गर्ल उन लोग के लिए लिफ्ट को नीचे करती है। फिर वो लोग ऊपर आने के बाद एकदम से थक चुके होते हैं और उनकी बॉडी की पूरी वाट लग गई होती है। फिर उसके बाद रैग अपना हेलमेट वापस से पहनता है तो उसके हेलमेट पे जो सर्कल होता है उसके अंदर एक नया पैटर्न बनता है। तो रैग बोलता है इस पैटर्न का मतलब क्या है, कुछ न कुछ तो इसका मतलब हो ही सकता है। इसके बाद दोनों बच्चे ओजन के साथ बैठ के आराम से खाना खा रहे होते हैं और ओजन उनको बोलती है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, तुम लोग अभी अंदर जा सकते हो अब इसके और तुम लोग सर्वाइव कर सकते हो, तुम लोग ने मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और चीजें देने वाली हूँ। तो ये सुन के हमारी रिको बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो उसको एक्साइटमेंट कम करने के लिए हमारी ओजन मतलब बड़ी गर्ल उसको एक फटका मारती है। उसके बाद वो बताती है कि नीचे तुम लोग जाओगे तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे व्हाइट वेसल्स मिलेंगे और उसमें से एक कॉन्ड्रेड नाम का व्हाइट वेसल है जो कि सबसे खतरनाक है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। फिर ये सब सुन के हमारा रैग भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो हमारी ओजन उसको शांत करने के लिए उसको भी एक टकले पे मुक्का मारती है। फिर उसके बाद वो उनसे कहती है कि तुमको जिसने वो नोट लिख के रखा है वो नोट तुम्हारी मॉम ने लिख के दिया है किसी और ने लिख के दिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोग ने
वो नोट जिस पेपर पे लिखा है वो कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, वो एक रेलिक है और इस रेलिक को मैं खुद भी नहीं फाड़ पाई थी। तो मैं समझ रही हूँ कि तुम लोग के लिए नीचे कौन वेट कर रहा है, मुझे जानना है ये चीज। इसके बाद ओजन उनको बोलती कि मैं तुम्हें एक वेपन देने वाली हूँ और ये वेपन कोई और वेपन नहीं होता है, ये होता है रिको की मॉम लाइजा का वेपन। ये बोलती कि मैं तुम्हें ये वेपन यूज करना चाहूंगा क्योंकि अगर तुम लोगों ने रेग का वो इंसिनरेटर यूज किया ज्यादा बार तो रेग बेहोश होकर गिर जाएगा, उसके बाद तुम लोग लिटरली यूजलेस बन जाओगे, तो तुम्हारे पास एक अच्छा वेपन होना चाहिए। फिर इसके बाद वो इन लोग को बहुत सारे सीक्रेट्स बताती है, बोलती है कि जो व्हाइट विसल्स होते हैं उनका हर एक का विसल अलग पैटर्न का होता है, इसके पीछे एक रीजन है क्योंकि हर एक विसल की एक असली अहमियत है। ऐसे बोल के वो उनको बहुत सारा नॉलेज देती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिको और रेग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तो हमारी जो ब्लू गर्ल होती है वो उनको देख के थोड़ा रोने लगती है, बोलती है कि तुम लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और अब तुम लोग वापस से नीचे जा रहे हो, तो मैं बस तुम्हें ये कहूंगी कि अगर तुम्हें लगे कि तुम लोग ये मिशन कैरी आउट नहीं कर सकते हो तो तुम लोग प्लीज वापस से ऊपर आ जाना। और ये सीन में ब्लू गर्ल को रोता हुआ देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन हम क्या करें, इनका मिशन तो बढ़ने ही वाला है। तो रेग और रिको हमारी ब्लू गर्ल को हक करते हैं और उसको बाय बोल के वहां से निकल लेते हैं। मीनवाइल हमारी ओजन भी एक कोने में खड़ी होकर इन लोग के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है कि ये बच्चे बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, आई होप कि इनका मिशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और तभी ही ओजन को उसका एक और बैक स्टोरी दिमाग में आता है जहाँ पे वो रिको की मॉम लाइजा के साथ बैठ के बात कर रही होती है और यहाँ पे रिको की मॉम और ओजन बात करते हैं अबिस के बारे में, जहाँ पे लाइजा बोलती है कि उसे अबिस बहुत पसंद है और इस सीन में लाइजा बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। इन लोगों ने फाइनली लाइजा का फेस रिवील कर दिया। यहाँ पे लाइजा उससे कहती है कि ओजन, मैं जानती हूँ कि अब मेरी एक बेटी हो चुकी है जो कि पहले ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो वापस से पैदा हुई अबिस से बाहर आने के बाद। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कैसे भी करके अबिस के बॉटम में जाना है और इसका सच बाहर निकालना है। और इस सीन में ये लोग लाइजा के बाल पूरे खोल देते हैं और हवा के साथ लाइजा के बाल लहरा रहे होते हैं। ये लोग दिखा रहे हैं कि लाइजा इस एनिमे में अब तक की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। फिर ऐसे ही लाइजा बोलती है कि इसीलिए मैं वापस से अबिस में जाऊंगी और जब तक मेरी बेटी बड़ी होगी तब तक मैं अबिस में उसका वेट करती रहूंगी। फिर इसके ठीक बाद रेग और रिको हमारी ब्लू गर्ल और बाकी सबको बाय बोल के वहां से निकल लेते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं थर्ड लेयर के एंट्रेंस के पास। फिर इसके बाद ऐसे ही रेग और रिको अपना हाथ पकड़ के लेयर 3 में डिसेंड करते हैं जिसका नाम होता है द ग्रेट फॉल्ट। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि बच्चे लोग ऑर्फनेज में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि रेग और रिको इस वक्त कहाँ पे होंगे। तो वहां पे ये जो सबसे स्मार्ट बंदा होता है वो कहता है कि रेग और रिको डेफिनेटली द ग्रेट फॉल्ट में होंगे। तो बाकी लोग बोलते हैं तुम्हें ऐसा कैसे पता? तो बोलते हैं मैंने यहाँ का एक रफ मैप बनाया था और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इन लोग को वहां पे होना चाहिए। तो भाई ये बंदा कौन है? इसके पास क्या फ्यूचर साइट है क्या? ये देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ये बंदा डेफिनेटली एक मांगा रीडर है। फिर ग्रेट फॉल्ट में पहुंचने के बाद रेग और रिको देखते हैं कि यहाँ पे चूहे और स्क्विरल का मिक्सचर वाला एक एनिमल होता है और तो और उड़ते हुए ड्रैगन जैसे बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग एक छेद से दूसरे छेद में कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे रिको क्या करती है, वो बहुत सारे इन व्हाइट स्क्विरल्स को पकड़ती है और इनको हवा में फेंकती है। तो जो ड्रैगन होता है वो इनके पास चाहता है उनको खाने के लिए और ये लोग उसी मौके का फायदा उठा के एक होल से दूसरे होल में ग्रैपल करके निकल लेते हैं। उसके बाद इस होल के अंदर रिको को एक टनल दिखता है तो वो बोलती है कि हम लोग इस टनल के थ्रू अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो ये लोग जैसे ही उस टनल के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे इनको बहुत सारे वो स्क्विरल्स दिखते हैं, लेकिन जैसे ही रिको थोड़ा और अंदर जाती है तो वो किसी के पॉटी में पैर रख देती है। तो भाई ये सीन तो बहुत फनी होता है, लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि इसने किसी के पॉटी में पैर नहीं रखा होता है, इसने वो उड़ने वाले ड्रैगन के नेस्ट के अंदर एंट्री ले ली होती है और वो ड्रैगन रिको के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन रेग उसी वक्त रिको को खींच के बचा लेता है। इसके बाद रेग अपने हाथ से अपना कामेहामेहा यूज करता है और इस ड्रैगन को मार देता है, लेकिन उसको मारने के बाद रेग रिको को बोलता है कि रिको तुम्हें अभी सावधान होना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 घंटे के लिए बेहोश होने वाला हूँ। ये लोग ऐसे बातें करते हैं कि तभी वहां पे आ जाता है पहले वाले सीन का रेड ड्रैगन बॉय और ये इन लोग का पीछा करने लगता है। तो रेग और रिको अंदर भागने लगता है और तभी रेग को धीरे धीरे बेहोशी आने लगती है। इसके बाद ये लोग एक छेद के पास पहुंच जाए, लेकिन वो छेद को इन व्हाइट स्क्विरल्स ने कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा होता है। तो रिको इस छेद में उन स्क्विरल्स को धक्का मार के पीछे गिराती है और रेग और रिको इस छेद के बाहर कूद जाते हैं और वो लोग इस रेड ड्रैगन से बच जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमारा रेग पूरी तरह से बेहोश होकर गिर चुका होता है। तो फिर रिको रेग के हाथ को खींचती है और उसे अपने कंधे पे पकड़ के उसको खींच के आगे लेके जाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि रेग ने उसको बोला होता है कि तुम 2 घंटे के लिए यहीं पे बैठी रहना, क्योंकि अगर तुम यहाँ से कहीं भी चली गई तो मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो रिको एक नंबर की गधी है क्योंकि वो रेग को खींच के लेके जाती है वापस से टनल के अंदर और उसके बाद उसको कहीं पे तो एक बहुत ही टेस्टी फ्रूट का स्मेल आता है। तो वो उस स्मेल के साथ चलती रहती है और ऐसे ही वो गिर जाती है एक ट्रैप के अंदर। ये होता है एक वीनस फ्लाई ट्रैप जैसा मॉन्स्टर और ये इसके पेट में इस वक्त अटक गई होती है क्योंकि इसके पेट के अंदर होता है बहुत सारा लिक्विड जो यहाँ पे सारे के सारे ये व्हाइट स्क्विरल्स को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब रेग और रिको इसके अंदर फंस चुके हैं, प्लस रेग बेहोश है। तो अब रिको इससे बाहर कैसे निकलेगी मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद रिको देखिए कि यहाँ पे जो ये ट्रैप के अंदर फंसी हुई है तो वो अपने चाकू से इसका पेट अंदर से फाड़ने लगती है और ये ट्रैप की हालत खराब होती रहती है। तो रिको क्या करती है, वो इसका पेट फाड़ के इसके पेट में से बाहर निकल जाती है और ये ट्रैप वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिको इसमें से बाहर निकलती है तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाता है। सारे के सारे व्हाइट बॉयज रिको के ऊपर जंप मारते हैं क्योंकि रिको के पूरे बॉडी पे वो वीनस फ्लाई ट्रैप का जूस लग चुका होता है। तो उनको लगता है कि रिको उनका खाना है। तो रिको इन लोग से जान बचा के भागती है रेग को लेके। तो वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे उसे क्लाइंब करना पड़ता है लेयर 3 के अंदर। अब ये देख के तो रिको की हवा
टाइट हो जाती है, क्योंकि लेयर 3 के अंदर क्लाइंब करना मतलब आपको उल्टी होगा, आपका सर दुखेगा, आपके पूरे बॉडी में बहुत पेन होगा और तो और आपको हेलुसिनेशन होगा। लेकिन फिर भी रिको रेग को बचाने के लिए इस जगह को क्लाइंब करती है। तो भाई यहाँ पे रिको ने मेरा रिस्पेक्ट जीत लिया था। वो धीरे धीरे करके क्लाइंब कर रही होती है और उसको उल्टी हो रही होती है, उसके बॉडी में पेन हो रहा होता है और उसको हेलुसिनेशन हो रहा होता है। उसको उसके सारे के सारे दोस्त दिख रहे होते हैं यहाँ पे, और तभी उसको दिखता है कि उसकी मॉम भी उसके सामने आ चुकी है और उसकी मॉम उसको बोलती है कि बेटी तुम्हारा एडवेंचर खत्म हो गया, अब तुम मेरे साथ चलो। तो रिको अपनी मॉम का हाथ पकड़ के उसी हेलुसिनेशन में आगे बढ़ती रहती है। तभी वो देखती है कि वो और उसकी मॉम अब इसके बाहर आ रहे हैं लिफ्ट के थ्रू। तो वो जैसे ही ऊपर पहुंची तो देखती है वहाँ पे उसके सारे दोस्त होते हैं, लेकिन वहाँ पे रेग नहीं होता है। तो वो बोलती है कि मॉम रेग कहाँ पे गया? तो उसकी मॉम बोलती है कि रेग ऐसा तो कोई हमारे साथ था ही नहीं। तो उसका सपना टूटता है और उसको याद आता है कि उसको रेग को बचाना है। तभी वो ऐसे ही क्लाइंब करके पहुंच जाती है इस अपवर्ड स्लोप के ऊपर। लेकिन इस वक्त रिको की हालत बहुत खराब रहती है। लेकिन वो जैसे ही ऊपर पहुंचती वैसे यहाँ पे रेड बॉय पहुंच जाता है और वो रिको के ऊपर हमला करने वाला होता है। तो रिको को याद आता है कि उसके पास है वो नया वाला वेपन। तो वो वेपन लेके रेडी होती है रेड बॉय के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी ही रेग उठता है और वो एक मुक्का मार के इस रेड बॉय को गायब कर देता है। लेकिन उसके बाद भी रेड बॉय इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आता रहता है। तो रेग रिको से उसका हाथ वाला वो वेपन लेता है और वो उस वेपन से रेड बॉय के ऊपर हमला करता है। और ये सीन का एनिमेशन बहुत अमेजिंग होता है। फिर इसके बाद वहां से वो रेड बॉय निकल लेता है और रेग और रिको अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग पहुंच जाते हैं 4th लेयर के पास। ओ भाई, अब यहाँ पे 4th लेयर में प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर ये लोगों ने यहाँ पे डिसेंड करने की कोशिश की तो वो एकदम सिंपल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये लोगों ने ऊपर जाने की कोशिश की, एक स्टेप भी इन लोगों ने ऊपर लिया, तो रिको के पूरे बॉडी में से हर जगह से खून निकलना स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही इंसेन होने वाला है। तो फिर जैसे ये लोग लेयर 4 पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन कलर के लिली पैड्स होते हैं, जिसका नाम होता है द ग्रेट प्लेन्स। और ये लिली पैड्स के ऊपर बहुत सारा पानी होता है और ये पूरी एरिया इन सब लिली पैड से भरी हुई रहती है। तो रेग और रिको इसी पे आगे बढ़ते रहते हैं और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। और तभी ही रेग रिको को बोलता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो कब से उनका पीछा कर रहा है और वो तभी आगे बढ़ रहा है जब ये लोग बातें कर रहे हैं। तो इससे हमें ये तो मालूम पड़ गया कि ये जो बंदा है या बंदी है ये तभी ही मूव करता है जब ये लोग बातें करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इसका सुनने की ताकत बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद रेग और रिको एक केव में छुपते हैं और वो लोग लेयर 4 को देख रहे होते हैं और यहाँ पे इनको दिखते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स। तभी रिको रेग को बोलती है कि इस जगह के सिर्फ 10% मॉन्स्टर्स का ही नाम दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिटरली किसी भी मॉन्स्टर को कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद ये लोग चलते हुए आगे बढ़ते रहते कि तभी इनको कुछ तो इनके पीछे सुनाई देता है। तो ये लोग देखते हैं तो इनके पीछे होता है एक खतरनाक मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर के पूरे बॉडी पे कांटे ही कांटे होते हैं और इसका जो मुंह होता है वो एक रेड कलर का फुटबॉल जैसा होता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। इस मॉन्स्टर को देख के रेग और रिको की हालत खराब हो जाती है और तभी रिको बोलती है कि वाला जो मॉन्स्टर है ये सबसे खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ का, ये लिटरली हम लोग को पॉइजन कर सकता है और इसका पॉइजन हमें एक दिन के अंदर खत्म कर सकता है। इसके जो कांटे हैं अगर वो हमें टच हो गए तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तो और फास्ट है, तो हमें इससे लड़ना नहीं है, हमें यहाँ से बच के निकलना है। तो रेग जैसे ये सुनता है वैसे वो यहाँ से भागना स्टार्ट करता है रिको की बात सुन के। लेकिन ये मॉन्स्टर उनके साथ कैचअप करता है और उनके आगे आके खड़ा हो जाता है और वो इनका बैग को फाड़ देता है। तो ऐसे ही रेग का वो इक्विपमेंट टूट जाता है। लेकिन इसके बाद ये मॉन्स्टर अपने कांटे बाहर निकाल के इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। तो रिको इसको देती है एक अम्ब्रेला जो कि स्टील का बना होता है। लेकिन ये बंदा अपने कांटे से उस अम्ब्रेला को तोड़ देता है और उस अम्ब्रेला के टूटने के बाद एक कांटा रिको के हाथ में धंस जाता है। अब रिको की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसके बॉडी में पॉइजन घुस चुका है। तो रेग ये देख के एकदम से टेंशन में आता है। वो बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और रिको धीरे धीरे हर एक चीज भूल रही होती है। तो रेग बोलता है कि उसे कैसे भी करके यहाँ से इस मॉन्स्टर से बच के निकलना पड़ेगा वरना रिको खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे रेग देखता है कि उनके ऊपर एक बड़ा सा लिली पैड होता है। तो वो बोलता है कि अगर मुझे यहाँ से बच के निकलना है तो मुझे ये लिली पैड के ऊपर चढ़ना पड़ेगा रिको को लेके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर मैं ये लिली पैड के ऊपर चढ़ गया तो रिको की हालत बहुत खराब हो जाएगी क्योंकि हम लोग लेयर 4 में है और लेयर 4 में ऊपर जाना मतलब इसके बॉडी से हर जगह से खून निकलना स्टार्ट होगा। लेकिन तभी रिको रेग को बोलती है कि रेग हमें ये करना ही पड़ेगा। तो रेग बहुत सोच समझ के वो मॉन्स्टर को देख के उससे बचने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है अपने ग्रैपलर से और वो बहुत फास्ट ऊपर चढ़ता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है वैसे वो देखता है कि रिको की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। रिको अपनी आंखें खोलती है तो वो एकदम नॉर्मल दिखती है लेकिन रिको को कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा होता है। उसके बाद रिको के हाथ से बहुत सारा खून निकलना स्टार्ट होता है और तो और उसकी आंखों से, उसके मुंह से, उसके नाक से, उसके कान से, सब जगह से खून निकलना स्टार्ट होता है। मैंने पहले ही कहा था कि लेयर 4 पे चढ़ने से आपके बॉडी के सारे ओपनिंग से खून निकलना स्टार्ट होता है और ये सीन देख के मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे रिको की हालत बहुत खराब हो गई थी। और रेग जब ये सब देखता है तो उसकी हवा एकदम से टाइट हो जाती है। रेग रिको के हाथ से उसका ग्लव निकालने की कोशिश करता है क्योंकि रिको का हाथ पूरी तरह से सूज चुका होता है लेकिन रिको को बहुत दर्द होता है। तो रिको रेग को बोलती है कि रेग एक काम करो, तुम मेरा हाथ तोड़ दो और उसके बाद मेरे हाथ को काट देना। तो रेग ये सुन के पहले मना करता है लेकिन वो बोलता है कि नहीं, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि रिको की हालत बहुत खराब है। तो वो एक पत्थर लाता है और वो उस पत्थर से रिको का हाथ तोड़ देता है और ये सीन में रिको जो चिल्लाती है, भाई बहुत दर्द हुआ था मुझे ये सीन देख के। और रेग खुद भी रो रहा होता है। उसने रिको का हाथ तोड़ तो दिया होता है लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से कंडीशन में होता है। तो फिर रेग अपने आप को कैसे भी करे कंट्रोल करता है और बोलता है कि रिको मेरी बात सुनो। लेकिन रिको इस वक्त बेहोश हो चुकी होती है। उसी वक्त रेग एक चाकू से रिको का हाथ काटने
नहीं वाला होता है कि तभी वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई आते हैं और उनको भगाते हुए रेग नोटिस करता है कि रिको कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो रेग रिको को पकड़ के बहुत रोता है और ये सीन में बहुत मुझे रोना आ गया था क्योंकि रिको शायद से यहाँ पे खत्म हो गई। रेग बहुत रोता रहता है लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री लेती है ये एक स्क्विरल वाली बंदी। ये यहाँ पे आके बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त को बचाना है तो तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। ऐसा बोल के वो रेग को बोलती है कि रेग तुम तुम्हारा मुंह इस लड़की के मुंह पे लगाओ और तुम इसको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दो तो ही ये ठीक हो सकती है। तो रेग ऐसा ही करता है और रिको वापस से सांस लेने लगती है। लेकिन तभी ये लड़की बोलती है कि तुम्हारी दोस्त अभी भी खतरे से बाहर नहीं हुई है, तुम इसको लेके चलो मेरे घर पे, वहां मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगी। तो रेग इस लड़की को फॉलो करता है और ये लड़की उसके बाद बोलती है कि देखो मेरा घर थोड़ा हाइट पे है लेकिन तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे अब इसका कर्ज नहीं लगने वाला है। तो रेग बोलता है ऐसा कैसे? तो बोलती है तुम्हें मैं ये सब बाद में बताऊंगी। उसके बाद रेग उसके घर में घुसता है तो रेग देखता है कि उसके घर में बहुत सारा कैंपर्स का चीजें होती है और तो यहाँ पे बहुत सारे विसल्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बैग्स होते हैं, हर एक चीज होता है। तो वो इससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो ये बंदी बोलती है मेरा नाम है नानाची और मैं वो हूँ जिससे तुम सब लोग बहुत डरते हो, मैं हूँ एक हॉलो। तो अब ये हॉलो क्या होता है मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद हमारी नानाची रिको को अपने बेड पे सुला के उसके हाथ के ऊपर ऑपरेशन करना स्टार्ट करती है। वो उसके हाथ को पहले हल्का सा काटती है, फिर उसके अंदर वो उसके हड्डी को जोड़ने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद वो उसको स्टिचेस मारती है और बोलती है कि इसका हाथ अभी ठीक तो हो जाएगा थोड़ा टाइम में, लेकिन तुम्हें अभी जाके मेरे लिए कुछ चीजें लेके आनी पड़ेगी क्योंकि ये बंदी अभी भी खतरे से बाहर नहीं निकली है, इसके अंदर अभी भी पॉइजन का सब चीज भरा हुआ है। तो मैं तुम्हें नोट लिख के देती हूँ, तुम्हें कहाँ पे क्या मिलने वाला है वो सब तुम फटाक से मेरे पास लेके आओ तो मैं इसका ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ तो तुम इस चीज का बिल्कुल भी भरोसा मत रखना कि मैं इसको पूरी तरह से बचा पाऊंगी। ऐसा बोल के नानाची एक मैप बना के देती है हमारे रेग को और रेग फटाक से निकलता है वो सारा का सारा सामान लेने के लिए। लेकिन जाने के पहले रेग बोलता है कि उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे कौन है? तो नानाची बोलती है यहाँ पे मेरी बस एक रूममेट बैठी है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो कौन है। तो जैसे ये हमें अपनी रूममेट दिखाती है तो भाई मेरा दिमाग फट गया, ये तो कोई मॉन्स्टर होती है और ये एकदम अजीब सी दिखती है, इसकी सिर्फ आंखें और बड़ा सा मुंह होता है। ओ भाई खतरनाक मॉन्स्टर ये। तभी नानाची बोलती है कि ये इसकी रूममेट है और ये भी एक हॉलो ही है। फिर नानाची बोलती है कि तुम हम लोग को इतना अच्छे से जानते नहीं हो लेकिन हम दोनों भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे। ऐसा बोल के वो रेग को बोलती है रेग तुम फटाक से जाओ और ये सामान लेके आओ वरना तुम्हारी दोस्त खत्म हो जाएगी। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे नानाची बैठ के रिको की देखभाल कर रही होती है और उसके बॉडी में से एक एक चीज निकाल के उसको रख रही होती है। मीनवेल जैसे ही उसके हाथ में ये व्हाइट विसल पड़ता है तो उसके सामने आता है बॉन्ड्रेड की आवाज और बॉन्ड्रेड असल में नानाची से पहले ही मिल चुका होता है। तो ये क्या चीज है भाई? ये बॉन्ड्रेड जो बंदा है ये हमने पहले ही सुना है कि सबसे खतरनाक व्हाइट विसल है और बॉन्ड्रेड का जो व्हाइट विसल होता है वो एक दो लोग के हाथ को जोड़ के बनाया हुआ रहता है ऐसा दिखता है। मीनवेल यहाँ पे रेग एक एक करके सारा का सारा चीज कलेक्ट कर रहा होता है। वो एक बड़ी सी मछली को पकड़ता है, उसके बाद वो एक अंडा लेके आता है एक चिड़िया का, फिर उसके बाद वो एक येलो कलर की कोई तो भी चीज को लेके आता रहता है जो कि पत्ते के जैसी दिखती है। फिर उसके बाद वो एक पकड़ता है पॉक्यूपाइन जैसे कछुए को और उसके पीठ के ऊपर बहुत सारे मशरूम उग रहे होते हैं। फिर ये सारी चीज लेके भाग के जाता है नानाची के पास और उसको बोलता है कि मैं सब सामान लेके आ गया। मीनवेल यहाँ पे नानाची ने रिको के कपड़े निकाल के रख दिए होते हैं और बोला होता है कि तुम इस कपड़े को जाके धो दो क्योंकि इसके ऊपर उसका पसीना है, उसका सुसु है और तो और उसका खून लगा हुआ है जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद नानाची बोलती है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो तुमने कछुए को पकड़ा है इसके ऊपर जो मशरूम उग रहे हैं हमें उसी की जरूरत है क्योंकि ये मशरूम असल में एक पैरासाइट होते हैं जो कि क्या करते हैं जैसे इनका कछुआ मरने वाला होता है तो ये अपने जूस को कछुए के अंदर भर देते हैं और कछुआ वापस से ठीक हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग ये मशरूम को रिको के हाथ के ऊपर लगाएंगे ताकि ये सब मशरूम्स उसके अंदर अपना जूस भर के उसके हाथ को हील कर देंगे तो इसी तरह रिको ठीक हो सकती है। वेल इसमें एक प्रॉब्लम है जब हम ये मशरूम को खींच के निकालेंगे रिको के हाथ से तो उसे बहुत दर्द होगा। फिर रेग बोलता है अच्छा ठीक है तो ये मशरूम रिको को ठीक कर देंगे लेकिन ये बाकी चीज किस काम की है? तो फिर नानाची बोलते हैं ये बाकी चीज असल में ये हम लोग का आज रात का खाना बनने वाला है। तो रेग बोलता है तुमने मुझे इतने क्रिटिकल टाइम में खाना लाने के लिए बोला था। तो वो बोलते कि अरे भाई अगर मैं तुम्हें खाना लाने के लिए नहीं बोला होता और मैं बेहोश होकर गिर गई होती तो तुम्हारी रिको का ध्यान कौन रखता? फिर इसके बाद नानाची रेग को बोलते कि तुम ये कपड़े को लेके जाओ बाहर धो के टांग देना। ऐसा बोल के वो रेग को बाहर भेजती है। जैसे रेग बाहर जाता है तो वहाँ पे उसको दिखता है कि बहुत सारा व्हाइट वाला फ्लावर होता है और इससे उसके दिमाग में एक मेमोरी ट्रिगर होती है। यहाँ पे उसको दिखता है बहुत सारा ग्रेवस्टोन होता है और तो और उसको लगता है कि वो लाइजा के ग्रेव के पास खड़ा है। लाइजा वही है जो रिको की मॉम है। तो बोलता है ये ग्रेव यहाँ पे कैसे आ गया और इसके ऊपर ये वेपन कैसे पड़ा है? ये वेपन तो मेरे पास कब से पड़ा हुआ है। ऐसा बोल के उसका दिमाग फटने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे नानाची आती है और वो बोलती है कि तुम ये पकड़ो और इसको भी धो देना। तभी रेग बोलता है मेरे दिमाग में यह सब फ्लैशबैक यहाँ पे कैसे आ रहा है? क्या मैंने लाइजा का ग्रेव बना के रखा था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो भाई इतना तो हमें कंफर्म हो चुका है कि रिको पहले ही रेग पहले ही रिको की मॉम से मिल चुका है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी ये मीटी होती है हमारे नानाची की रूममेट वो चढ़ गई होती है रिको के बॉडी के ऊपर और वो उसको देख रही होती है। तो क्या मीटी रिको को खा रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब रेग ये सब देखेगा तब क्या होगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ऑर्फनेज में जो हमारा चिंटू होता है उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से रेड हो गई होती है। तभी यहाँ पे एक डॉक्टर आती है जिसके बाल पिंक कलर के होते हैं और ये पिंक गर्ल बोलती है कि इस बच्चे की हालत बहुत खराब है तो हमें इसे मेरे हॉस्पिटल में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका सर बच्चे को लेके चलता है उसके हॉस्पिटल में और तभी यहाँ पे बच्चे बात करते हैं कि कल के दिन पे इस चिंटू का बर्थडे है और इस अबिस के
आसपास वाले एरिया में एक नया कर्स आ चुका है जहाँ पे कुछ छोटे बच्चों के बर्थडे के दिन पे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब के बारे में हमें नहीं पता है। और ये सेम बात यहाँ पे इनका टीचर भी कर रहा होता है पिंक गर्ल के साथ। तो ये लोग चलते हुए पहुंच जाते हैं पिंक गर्ल के हॉस्पिटल के पास और वहाँ पहुंचना तो इन लोग को शॉक लगता है क्योंकि ये बच्चा एकदम से ठीक हो जाता है। तो उसी वक्त पिंक गर्ल बोलती है कि मैंने तो इसके ऊपर कुछ इलाज किया भी नहीं, तो भी इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया। तो ये चीज से इन सबको शॉक लगा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि शायद से ये ऐसे हो रहा है कि हम लोग जितना अबिस के कोर से दूर जा रहे हैं उतना ही उसका कर्स कम हो रहा है। तो शायद से जो अबिस का कोर है वो खुद लेवल 0 बन के रह गया है और लेवल 0 का भी कुछ न कुछ कर्स तो हो सकता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि इस अबिस का कर्स बाहर निकल रहा है और लोगों को अभी भी अफेक्ट कर रहा है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वेल फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रैग यहाँ पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि मीटी असल में रिको के बॉडी के ऊपर चढ़ गई होती है और उसको चाट रही होती है। तो ये देख के रैग को टेंशन आता है। रैग बोलता है अरे तुम क्या कर रही हो, तुम हटो यहाँ से। लेकिन तभी नानाची बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो सिर्फ उसको ग्रीट कर रही है। मीटी किसी को भी खा नहीं सकती और कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा बोल के नानाची यहाँ पे इन लोग के लिए खाना बनाती है और ये खाना वो इनको देती है। लेकिन रैग जैसे ये खाना देखता है तो उसको उल्टी आने लगती है, लेकिन फिर भी वो ये खाना खाने की कोशिश करता है। बट जैसे वो ये खाना खाता है उसके मुंह से पूरा खाना बाहर निकलता है और रैग बोलता है नहीं भाई मैं तो ये नहीं खा सकता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नानाची रैग को अगले दिन लेके जाती है वापस से एक फील्ड के पास और वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है। वो बोलते हैं तुम इस कपड़े के अंदर आ जाओ, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि यहाँ का कर्स कैसे काम करता है। वो बोलते हैं कि तुम ये कपड़े को देख रहे हो, ये कपड़ा असल में एक बैरियर की तरह है और ये बैरियर पूरे के पूरे अबिस के ऊपर लगा हुआ है। तो इस बैरियर के अंदर तुम नॉर्मली घूम सकते हो, तुम्हारे ऊपर कर्स नहीं आएगा। लेकिन तुम इस बैरियर को जैसे ऊपर से अंदर घुसोगे तो तुम आराम से अंदर घुस सकते हो। लेकिन तुम जैसे यहाँ पे अंदर से ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो ये बैरियर तुम्हें वापस से अंदर दबाएगा और जब तुम इसके ऊपर प्रेशर डाल के इसको फाड़ के इसके ऊपर निकलने की कोशिश करोगे तब तुम्हारे ऊपर कर्स चढ़ता है अबिस का। तो जो ये अबिस का कर्स है वो लिटरली ये बैरियर के जैसे है। तुम इसमें से अपनी एक उंगली आराम से निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हारी मेन बॉडी अभी भी अंदर है और जैसे तुम्हारे कोई वाइटल ऑर्गन्स इस कर्स वाले लेयर को टच करते हैं और इसको पार करने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें उसका असर पड़ता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मीटी अभी भी हमारी रिको के बॉडी के ऊपर ही बैठी होती है और वो उसके अंदर देख रही होती है उसकी आंखों से। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि रिको भी अपने बॉडी के अंदर बेहोश पड़ी होती है और उसको दिखता है कि कोई तो एक लड़की उसको देख रही है और वो रो रही है और यहाँ पे रिको अपनी आंख को मीटी के आंख के साथ कन्वर्ट कर देती है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नानाची ने असल में रैग को भेजा होता है वापस से कुछ कलेक्ट करने के लिए। लेकिन इस वक्त रैग जैसे ही आगे बढ़ता है तब नानाची उसको बोलती है कि अब मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगी, तुम बस मेरी बात सुन के आगे बढ़ते रहो। तो रैग आगे चलता है और उसको सुनाई देता है कि यहाँ पे किसी आदमी को जरूरत पड़ी होती है हेल्प की। तो रैग देखता है कि उसके सामने वापस से वही व्हाइट वाला बुल वाला एनिमी होता है और उसके सामने एक और ब्लैक विसल का आदमी होता है। तो रैग इसको देख के थोड़ा डर जाता है और ये ब्लैक विसल का आदमी बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ से दूर जाओ, ये बंदा तुम्हें खत्म कर सकता है। लेकिन रैग बोलता है कि नहीं मैं इसको संभाल लूंगा और नानाची उसको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। नानाची बोलती है कि वाला जो मॉन्स्टर है ये असल में तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, तुम्हें इसको रोकने के लिए इसको फंसाना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि तुम एक काम करो, इसके ठीक मुंह के सामने खड़े होकर ऊपर देख के चिल्लाओ और जैसे ही वो ऊपर देख के चिल्लाता है वैसे ही वो मॉन्स्टर भी ऊपर देखता है। तो रैग इसी चीज का फायदा उठा के फटाक से उसके ऊपर जंप मारता है और उसके मुंडी को पकड़ लेता है। और अब नानाची बोलती है तुमने इसके मुंडी को पकड़ लिया है, अब तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये बंदा रैग को तोड़ रहा होता है और उसके बाद वो रैग के ऊपर अपना कांटे धंसा देता है। लेकिन रैग अपने हाथ से उसको पकड़ के पूरा बांध देता है और उसके पूरे बॉडी को बांध देता है। उसके बाद रैग उसके मुंह पे अपना इंसिनरेटर मारता है और बोलता है कि मैं ये रिको के लिए कर रहा हूँ और वो एक सिंगल अटैक में इसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन ये बंदा ऑन द स्पॉट अपना मुंडी नीचे करता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन इसके सब के सब कांटे जल चुके होते हैं। तो नानाची जैसे ये सब देखती तो उसको शॉक लगता है, बोलती है रैग के पास इतनी खतरनाक वेपन है, अरे बाप रे। इसके बाद रैग जाता है ये ब्लैक विसल के पास और उसको बोलता है कि तुम एक काम कर सकते हो, क्या तुम सरफेस पे जाके ऑर्फनेज में जाके मेरे दोस्तों को बोल सकते हो कि हम लोग हमारा जर्नी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा बोल के रैग वहां से निकल लेता है। उसके बाद वो नानाची से मिलता है। फिर नानाची रैग को बोलती है कि रैग मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट काम है, क्या तुम मेरा एक इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो? तो रैग बोलता है कि क्या? नानाची बोलती है क्या तुम मेरे लिए मीटी को मार सकते हो? व्हाट? नानाची ने ऐसा क्यों बोल दिया? इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी नानाची रैग का पैर पकड़ के उसको वापस से अपने हाइड आउट के अंदर लेके जा रही होती है क्योंकि रैग बेहोश हो चुका होता है। उसके ठीक बाद हमें ये लोग नानाची का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे नानाची असल में एक गरीब बच्ची होती है और वो एक गांव में रह रही होती है। तभी वहाँ पे आता है बॉन्ड्रेड वहाँ पे आके यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बोलता है कि मैं तुम लोग को लेके जाने वाला हूँ अब इसके अंदर। ऐसा बोल के वो यहाँ से बहुत सारे बच्चों को लेके जाता है और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नानाची यहाँ पे पहुंच जाती है अब इसके पास और वो बोलती है कि वाओ ये जगह तो बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे गाँव से बहुत सारे बच्चे आए होते हैं जो कि अबिस से बहुत दूर रहते हैं। फिर इन सबको वो एक शिप में बैठा के लेके जाता है धीरे धीरे अबिस के अंदर और इसी शिप के अंदर नानाची को मिलती है उसकी दोस्त मीटी। मीटी असल में यहाँ पे एक क्यूट गर्ल होती है जिसके बाल रेड कलर के होते हैं और मीटी यहाँ पे दोस्ती करती है नानाची के साथ। बोलती है कि तुम्हें पता है इस दुनिया में हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होती है उन लोग का ट्रेजर। तो ये सुन के नानाची बोलती है कि ऐसा तो मेरे पास कोई ट्रेजर है नहीं। तो मीटी बोलती तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर बहुत जल्दी मिल जाएगा और ऐसी इन लोग की दोस्ती होती है। हमें दिखाते कि रात भर नानाची और मीटी एक साथ बैठे रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बातें करते हैं और अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं और इनकी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। फिर उसके बाद बॉन्ड्रेड इन लोग को अबिस के अंदर पहुंचा देता है लेयर नंबर 5 के पास और वो उनको दिखाता है कि ये इसका स्पेसशिप होता है प्लस उसके साथ साथ इसका एक्सपेरिमेंटेशन करने वाला एरिया भी होता है। और ये सीन देख के
नानाची और तो और मीटी दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि बच्चे लोग ऐसे ही बैठे होते हैं एक रूम के अंदर, वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे होते हैं। तो नानाची यहाँ पे मीटी का ड्राइंग बना रही होती है। तो मीटी आके नानाची से बात करती है। उसके ठीक बाद यहाँ पे बॉन्ड्रेड आता है और वो ये पिंक बाल वाली बच्ची को इस रूम के बाहर लेके जाता है। तो मीटी और नानाची बोलते कि हम लोग की बारी कब आएगी बाहर जाने के लिए। फिर ऐसी रात में बच्चे लोग सो रही होती है कि तभी वहाँ पे बॉन्ड्रेड आता है और बोलता है कि मीटी अब तुम्हारी बारी है। तो वो मीटी को बाहर लेके जाना चाहता है और बोलता है नानाची तुम्हारी बारी कुछ टाइम के बाद आने वाली है। लेकिन नानाची को रहा नहीं जाता तो वो बाहर निकलती है और ऐसे ही घूम रही होती है। तभी वो सुनती कि यहाँ पे बॉन्ड्रेड असल में बच्चे लोग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो इन बच्चों को लेयर 6 पे भेज के उन लोग को वापस से फटाक से ऊपर लेके आ रहा है, चेक करने के लिए कि उन लोग की ह्यूमैनिटी गायब होती है कि नहीं। तो ये चीज सुनने के बाद हमारी नानाची को बहुत झटका लगता है। वो भाग के जाती है अपनी दोस्त मीटी को बचाने के लिए, लेकिन वो इससे घुस जाती है बॉन्ड्रेड के एक्सपेरिमेंट वाले रूम में। और बॉन्ड्रेड यहाँ पे नानाची को पकड़ के एक ग्लास के कंटेनर में भर देता है और बोलता है कि अब मैं तुम दोनों को एक साथ भेजने वाला हूँ लेयर नंबर 6 पे और वहां से तुम लोग को फटाक से ऊपर लेके आऊंगा। और ये जो मशीन है, ये मशीन के अंदर तुम दोनों को दिखेगा कि तुम लोग में से कौन किस में कन्वर्ट होता है। ऐसा बोल के वो नानाची और मीटी को मशीन में भर देता है और उनको नीचे भेजने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों बहुत टेंशन में होती है और मीटी और नानाची रोने लगती है। लेकिन नानाची को मीटी बोलती कि नानाची तुम टेंशन मत लो, हम लोग ठीक हो जाएंगे, हम लोग आखिर दोस्त है, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड्रेड इन लोग को नीचे भेजता है और इसी सीन के साथ मैंने बॉन्ड्रेड को हेट करना शुरू कर दिया था। ये बंदा इन दोनों बच्चियों को नीचे भेजता है एकदम गॉड स्पीड से। और उसके बाद जैसे ये बच्चे नीचे पहुंचे तो वो देखते कि यहाँ पे इनके जो पुराने दोस्त लोग होते हैं वो लोग अजीब से डिफॉर्म्ड मॉन्स्टर वाले फॉर्म में होते हैं और इन लोग के पास आते हैं। ये सीन बहुत खतरनाक होता है और ये सीन देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन तभी ही बॉन्ड्रेड इन लोग को वापस से ऊपर खींचता है और मीटी रोते हुए बोलते कि नानाची तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी दोस्त बन के रहूंगी, चाहे मैं या तुम एक मॉन्स्टर में ही कन्वर्ट क्यों ना हो जाए। और यहाँ पे दोनों बच्चियां रो रही होती है। तभी ये लोग फटाक से ऊपर जाती है। तो यहाँ पे नानाची कन्वर्ट होने लगती है एक हॉलो के अंदर, लेकिन वो एक स्पेशल बंदी बन जाती है क्योंकि वो जिंदा रहती है और उसके पास उसकी ह्यूमैनिटी होती है। लेकिन यहाँ पे दूसरे साइड मीटी की हालत तो बहुत खराब हो गई होती है। उसके बॉडी से खून निकल रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी आंखें फटने लगती है और उसकी पूरी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है उसी मॉन्स्टर में जिसको हम आज देख रहे हैं और उसकी पूरी बॉडी पिघल भी चुकी होती है। तो जैसे ही दोनों बच्चियां ऊपर पहुंचती है वैसे ही हमारा बॉन्डेड बोलता है सुबाराशी तुम दोनों तो बहुत ही स्पेशल हो, तुम्हारे बॉन्ड की वजह से नानाची तुम कन्वर्ट हो गई हो एक स्पेशल मॉन्स्टर में। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे नानाची के ऊपर ये बंदा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है और तो और मीटी के ऊपर भी सेम एक्सपेरिमेंट करता रहता है। यहाँ पे इसने बहुत सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए होते हैं और उनकी बॉडी को तोड़ दिया होता है। फिर ऐसे ही वो एक बार नानाची को लेकर जा रहा होता है और दिखाता है कि मीटी जो है वो एक स्पेशल बंदी बन चुकी है, वो कभी मर नहीं सकती है। वो उसके हाथ पैर तोड़ देता है, उसके पूरे बॉडी पार्ट को काट देता है, लेकिन मीटी हमेशा वापस से रिजनरेट कर लेती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मीटी हमेशा रोती रहती है क्योंकि उसे दर्द एक्चुअली होता है। जब नानाची मीटी को इस फॉर्म में देखती है तो वो डिसाइड करती है कि उसको यहाँ से मीटी को लेकर भागना है। तो फिर नानाची मीटी को अपने पीठ पे बांधती है और वो इस जगह से भाग जाती है और वो भागती रहती है और हर जगह यहाँ पे मीटी का खून गिर रहा होता है। ये सीन ने मुझे लिटरली बहुत दर्द दे दिया था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे नानाची मीटी के ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करती रहती है मीटी को वापस से ठीक करने के लिए, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता है। वो यहाँ पे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, हर एक चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन मीटी कभी ठीक नहीं होती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो एक ऐसा पॉइजन बनाएगी जिससे वो मीटी को मार सके और उसको मुक्ति दे सके, क्योंकि मीटी यहाँ पे दर्द में रहती है हमेशा। इसीलिए उसने अप्रोच किया होता है हमारे रैक को और वो ये सब स्टोरी रैक को बताती है। लेकिन फिर रैक पूछता है कि लेकिन मीटी की एक आंख कैसे फूट गई। तो वो बोलती है कि देखो मीटी की जो सोल है वो उसके आंखों में है और उसकी एक आंख एक लेजर बीम से फट गई थी और सेम टू सेम लेजर बीम तुम्हारे पास भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से अगर तुम तुम्हारा लेजर बीम यूज करोगे मीटी के ऊपर तो मीटी को मुक्ति मिल जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ। इसके बाद वो लोग मीटी की आंखों पे जूम करते हैं और हमें दिखता है कि सच में मीटी की आंखों में जान होती है। फिर इसके बाद रात के टाइम पे ये लोग मस्त खाना बनाते हैं और रैक बोलता है कि मैं खाना बनाऊंगा। फिर रैक इन लोग के लिए खाना बनाता है और इसके बाद नानाची ये टॉपिक पे कभी बात करती ही नहीं है। तब रैक दिखता है कि यहाँ पे रिको का हाथ भी ठीक हो रहा होता है और तो और मीटी के साथ नानाची नॉर्मली बातें कर रही होती है। तभी रैक को याद आता है कि कैसे नानाची इस वक्त तकलीफ में है क्योंकि उसकी दोस्त मीटी भी तकलीफ में है। फिर एक दिन नानाची ऐसे ही मछली पकड़ रही होती है तो रैक उसके साथ बैठता है और बोलता है कि नानाची मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे 2 कंफर्मेशन चाहिए। पहला कि जैसे ही मीटी मर जाएगी उसके बाद तुम खुद को नहीं मारोगी क्योंकि तुम्हारे लिए मीटी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं मीटी को मरने के बाद खुद को नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे रिको की ध्यान तो देते नहीं है। तभी रैक बोलता है कि दूसरा कंफर्मेशन ये है कि तुम रिको के ठीक होने के बाद भी खुद को नहीं मारोगी। तो वो बोलती है कि तुम मुझसे बहुत कुछ मांग रहे हो इस वक्त। तो रैक बोलता है तुम मुझे कंफर्मेशन दो। तो बोलती है ठीक है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे नानाची ने मीटी के लिए एक बेड बनाया होता है और उसके अंदर उसने मीटी के सारे टॉयज को रखा होता है और मीटी को भी उसमें बैठाया होता है और बोला होता है मीटी बाय बाय। तो फिर रैक खुद को रेडी करता है मीटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए और अपने इंसिनरेटर को उसके ऊपर यूज करने के लिए। रैक की आंखों में आंसू होते हैं और ये सीन बहुत दर्दनाक होता है। रैक अपना अटैक करने वाला होता है तभी नानाची रैक को रोकती है, बोलती रुक जाओ। ऐसा बोल के नानाची भाग के जाती है मीटी के पास, उसको पकड़ती है और उसको पकड़ के बहुत रोती है, बोलती है मीटी मुझे माफ कर दो, तुम मेरी आखिरी ट्रेजर हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। ऐसा बोल के वो मीटी की आंखों में देख के वहां से निकल लेती है और रैक को बोलती है रैक प्लीज तुम कर दो। इसके बाद रैक अपना इंसिनेटर ऑन करता है और वो मीटी को एक सिंगल अटैक में मार देता है। यहाँ पे मीटी की पूरी बॉडी और हर एक चीज जल जाते हैं और मीटी को मुक्ति मिल जाती है।
करती है। लेकिन इस सीन में नानाची बहुत दुखी होती है। इसके बाद जैसे ये सीन खत्म होता है तो रेग मीटी की एरिया को देख के रोना स्टार्ट करता है। लेकिन इसके बाद जो नानाची रोती है, जिस दर्द से वो रोती है भाई, इसका रोना सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी यहाँ पे रोया था। नानाची बहुत रो रही होती है और वो बहुत टूट टूट के रोती है और ये सीन देखना बहुत दर्दनाक था। इसके बाद रेग जाता है नानाची को हक करता है, बोलता है नानाची तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के रेग और नानाची दोनों ही बहुत रो रहे होते हैं। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रिको उठ चुकी होती है और रिको ने इन लोग का हेल्प किया होता है खाना बनाने में। और रिको यहाँ पे नानाची को पकड़ के बोल रही होती है नानाची तुम्हारी बॉडी कितनी सॉफ्ट है। इसके बाद ये लोग मजे से खाना खाते हैं और नानाची बोलती है मैं पहली बार इतना टेस्टी खाना खा रही हूँ। फिर तभी रिको बोलती है अरे यहाँ पे हम तीन लोग क्यों, यहाँ पे तो एक चौथी भी कोई थी ना। तो वो बोलती है कि जब वो सो रही थी तब उसको ऐसा फील होता था कि वो एक जगह में दब रही है और उसकी जान जाने वाली। तभी वहाँ पे एक लड़की आई और वो उसके पास आके उसको हकी और लड़की भी रो रही थी। तो उसी के रोने के वजह से इसको अच्छा लगा और इसको फील हुआ कि इसके साथ कोई और भी है इस जगह में। यहाँ पे ये असल में मीटी की बात कर रही होती है। तो अब मुझे मालूम पड़ा कि मीटी रिको के ऊपर आके क्यों बैठी हुई थी इतने टाइम से। उसको पता चल गया था कि रिको असल में दर्द में है, तो इसीलिए वो रिको को अच्छा फील करवाने के लिए उसके ऊपर आके बैठ रही थी। तो मीटी के लिए तो बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गया मेरे अंदर। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते कि ये तीनों के तीनों बच्चे जाते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी नानाची बोलती कि मैं यहाँ पे ऊपर बैठ के तुम्हारे ऊपर निगरानी रखूंगी और तुम लोग बैठ के नहाओ। तो रेग और रिको मस्त नहा रहे होते हैं और नानाची यहाँ पे इन लोग के साथ मस्ती कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग मिलके रिको के हाथ से सारे के सारे मशरूम निकाल रहे होते हैं और रिको को इस सीन में बहुत दर्द हो रहा होता है। इसके बाद रिको का हाथ ठीक हो चुका होता है लेकिन उसके हाथ पे एक बड़ा सा स्कार बन चुका होता है। तो रेग यहाँ पे आके रिको से माफी मांगता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दिया, इसे तुम्हारा हाथ का ऐसा हालत हुआ। लेकिन रिको बोलती कि नहीं तुम तो मुझे बचा ही रहे थे इसीलिए ऐसा हुआ। इसके बाद रिको भाग के जाती है नानाची के पास और उसको बोलती है कि नानाची क्या तुम हम लोग के साथ हमारी जर्नी पे चलोगी। तो नानाची बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे जर्नी पे चलने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन के रेग जाता है और उसको हक करता है और इसी के साथ अभी हमें एक नई बंदी मिल चुकी है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पे अपना प्रिपरेशन करते हैं इस जगह को छोड़ने के लिए। ये लोग मल्टीपल लेटर लिख के उसको भेजते हैं हवा से और वो लेटर उड़ते हुए जाता है और पहुंच जाता है हमारी ब्लू गर्ल के पास। ब्लू गर्ल वो लेटर पकड़ती है, उनके पैराशूट को ठीक करती है और उसको वापस से ऊपर भेज देती है। और यहाँ पे मीनवाइल सारे के सारे बच्चे बैठ के अपने हाथ को ठीक कर रहे होते हैं रिको के साथ। उसके बाद वो लेटर पहुंच जाता है ऊपर हवा में और यहाँ पे ये लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से उनके जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए। और अब ये लोग लेयर 5 में एंट्री लेने वाले हैं। तभी नानाची अपने घर को लास्ट टाइम देख के बाय बोलती है और बोलती है अब हम जाने वाले हैं लेयर 5 पे। तो अब लेयर 5 पे क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बॉन्डेड अपने साइंटिफिक लाइब्रेरी में बैठा होता है और बोलता है ओह तो मीटी मर चुकी है, उसका लाइट बल्ब बंद हो गया। ओह मेरी नानाची तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब इसके आगे क्या होने वाला है वो सब मैं कवर करूंगा इसके पार्ट 2 में, जो कि मैं बहुत जल्दी चैनल पे कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज के मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साज बट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।